हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर वर्कआउट बैच। और चैप्टर अपने जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक ऐसा चैप्टर जो आपको पसंद आता है लेकिन कुछ एरियाज में आपको दिक्कत होती है, उनको आज डिस्कस करवा दूंगा, समझा दूंगा। वो जो धूल लग जाती है ना हमारे कंसेप्ट में, कभी कभी उसको साफ कर देंगे ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके लिए हो जाए। ठीक है, फ्लो कैसे रहने वाला है? क्वेश्चन की लिस्ट आपके पास है, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके रखना, क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करना एंड उसका रिविजन भी, कंसेप्ट का रिविजन भी मैं आपको करवाते हुए चलूंगा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? यस। तो आज की क्लास के लिए आप लोग रेडी है? हाँ सर, हम फुल्ली रेडी है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कौन हूं सर। बहुत बच्चे मुझे जानते हैं, अगर नहीं होंगे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं। तो माय नेम इज अनिरुद्ध सिंघानिया। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई पास्ड बैक इन नवंबर 22 एंड उसके बाद मैंने केपीएमजी में 1.5 साल काम किया है एंड उसके बाद सीएफए लेवल 1, एफआरएम पार्ट 1, सीआईआईबी, सीएफपी, आर ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन और किए हैं। सो आई एम अ सीए बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। समझ में आ रही है? डन सर। आ जाओ मेरे संग संग, अब अपनी आज की बैच, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट अपने बुक्स में आ जाएंगे और पीडीएफ्स में आ जाएंगे रादर, एंड उसमें देखेंगे आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सा बोलो तो सर? क्वेश्चन नंबर 1 पीवाईक्यू May 24, यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन का रेफरेंसिंग मैंने बगल में दिया आपको, ताकि आपको क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी समझ में आती चले। सर एग्जाम क्वेश्चन है, 2 साल हो गया आए हुए, उसके अलावा कभी आया नहीं है और बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, तो एक बार देखते हैं साथ साथ। तैयार हैं आप लोग? हाँ, हम कराएंगे आपको क्वेश्चंस। आपको मेरे से आगे बढ़ना है एंड क्वेश्चंस खुद से करनी है। वीडियो रहेगा प्रीमियर इन यूट्यूब और मैं आपके लिए साथ साथ अवेलेबल रहूंगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो मैं साथ साथ सॉल्व करते हुए चलूँ। ठीक है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शाइन लिमिटेड एज ऑन 31 March 24 इज एज अंडर। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शाइन लिमिटेड नीचे दिया हुआ है, क्या बोल रहा है देखो सर। पर्टिकुलर्स हमारा क्या है? इक्विटी दिया हुआ है, 15% प्रेफरेंस, रिटेन, कन्वर्टेबल एंड लोन। बोरोइंग्स का अलग अलग तरीका होता है, मैंने कल आपको बोला, एक होता है डिवेंचर, एक होता है लोन। ध्यान देने की बात क्या है, हमेशा इस चीज का फोकस पे रखोगे। क्या सर? कन्वर्टेबल वर्ड यूज किया है, यानी कन्वर्टेबल डिवेंचर का कंसेप्ट अपने को लगाना है। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, सारे कंसेप्ट में कवर करवाऊंगा, तो इसलिए उस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पिक किए गए हैं। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है? कंपनी ने इशू किया 13% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कब इशू किया था? ध्यान देने की बात है, ऑन 1 April 23। डेट्स पे बहुत फोकस करके अपने को पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है। उसका मैच्योरिटी था 6 साल। एक टाइमलाइन छोटा सा बनाऊं अगर मैं आपके लिए, तो अगर मैं बोलना चाहता हूं कि ये है 1/4/23 आपका। ठीक है, और यहाँ पे 6 साल के लिए हुआ और ये है मतलब 31 March 29 में खत्म हो जाएगा। राइट, 6 साल करो, 23 से तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 डन। अब मेच्योरिटी में क्या होने वाला है देखो, मेच्योरिटी में बोल रहा है द डिबेंचर होल्डर्स विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। उनके पास ऑप्शन रहेगा डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने का, किसमें? इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, उसका रेशियो भी दे दिया 1:4 और उस रेशियो को समझा देता आपको। ठीक है, तो आपको रेशियो से घबराना नहीं है। मतलब 4 शेयर्स फॉर ईच डिबेंचर, मतलब अगर एक डिबेंचर है तो उसके बदले 4 शेयर मिलेंगे। क्लियर है क्या? हाँ, डन। द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी इज ₹25। कब? ऑन 31 March 24। सर 1 साल बीता दिया उसने। सर 2 लाइन के अंदर 1 साल पार हो गया, 2 लाइन पढ़ते पढ़ते 1 साल बीत गया। समझ में आ रही है आपको? यस सर, 31 March 24। ये जानबूझ के उसने ना 1 April लिख के और 6 साल का आपको टाइम बोला था। बच्चे क्या गलती करेंगे? आईसीआई को मालूम है, बच्चे इतने अपने उतने होशियार हो गए हैं कि वो क्या, उनको पता है कि सर 6 साल का ग्रोथ ऐड होता है। हाँ हाँ हाँ, जो भी है ग्रोथ ऐड होता है। लेकिन ना मजे की बात ये है कि उसने ना 6 साल का ग्रोथ करवाना नहीं है आपको। उसने आपको यहां से यहां तक का 6 साल का ग्रोथ नहीं करवाना, उसको बोल रहा है यहां से यहां तक जाएंगे। तो सर मतलब 24 से 25, 26, 27, 28, 29, यानी 5 years ओनली। समझ में आ रही है? यहाँ पे एक दिक्कत है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। समझ में आ रही है? यस। एंड द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 6% पर एनम का ग्रोथ रेट दे दिया, दिक्कत की बात एकदम भी नहीं है। अब आगे देखो, प्रेफरेंस स्टॉक बोला रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल वाला कंसेप्ट लगेगा, इजी है, उसका फॉर्मूला बड़ा वाला लगेगा। इज करंटली सेलिंग एट ₹150। प्रिवेलिंग डिफॉल्ट फ्री इंटरेस्ट रेट इज 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड्स यील्ड इज 6%। सर 10 ईयर मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड मतलब RF, यानी रिस्क फ्री रेट। कुछ भी हो जाए सरकार तो अपना कमिटमेंट को ऑनर करेगी, हाँ या ना? हाँ सर। तो 6 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा तो मेरे लिए रिस्क फ्री है। अब ये तो थ्योरेटिकली रिस्क फ्री होता, अपने को पता है ये सब चीज। हाँ, क्लासेस में अपने बात करते हैं ये सारे। सर ये हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुछ हो गया, कुछ ऐसा अचानक से कुछ आ गया, सर वॉर हो गया, तो हमारे को ये रिस्क फ्री नहीं रहता है। बट थ्योरेटिकली अपने मानते हैं कि हाँ रिस्क फ्री है, और मोटा मोटी प्रैक्टिकली भी रिस्क फ्री चलता है। अब कुछ अनसर्टेनिटी हो गई तो वो तो अलग बात है। ठीक है,
द एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%। सर मार्केट रिस्क प्रीमियम बोले चाहे, और एक वर्ड लिख लो, इक्विटी रिस्क प्रीमियम बोले, ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। चाहे वो मार्केट रिस्क प्रीमियम वर्ड यूज करे, चाहे वो इक्विटी रिस्क प्रीमियम वर्ड यूज करे, आपको इसको इनडिफरेंटली लेना है, ठीक है। 8% का दिया, यानी इसका मतलब क्या होता है, आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। या तो अगर बोल देगा ना मार्केट रिटर्न सिर्फ, तो भैया सिर्फ आर एम होगा, वो मार्केट रिटर्न अगर बोल देगा तो सिर्फ आर एम होगा। ये चीजों की भी ध्यान देनी है। कभी आपको मार्केट रिटर्न बोलेगा, कभी आपको मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलेगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले एकदम ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ना मोस्टली द आंसर इटसेल्फ लाइज इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ लिया ना, उसको समझ लिया, तो आंसर बन जाएगा। वो तो खुद ही बोल रहा है, पहले ये ले, फिर ये ले, फिर ये ले। प्रैक्टिकल वर्ड डिफिकल्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल वर्ड में सर आरएफ कितना निकाले, सर मार्केट रेट कितना करना चाहिए, सर बीटा क्या एग्जैक्टली लो, क्या कैसे करें, सर बाकी सारा कॉस्ट वॉस्ट कैसे आएगा, कितने शेयर इशू करें, बहुत सारे क्वेश्चन है। अरे ब्लैंक है सब कुछ ना, पूरा आपको सब चीज ढूंढ के खुद लेके आना है। क्वेश्चन में तो सब चीज सजा के दे रहा है, बोल रहा है ले दे रहा हूं आपको, सब कर दे। समझ में आ रही है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्वेश्चन में देगा, वही लेना है, मन से 30% 50% मत लेना। पर्सनल इनकम टैक्स कहां से आ गया, ओहो, पर्सनल इनकम टैक्स से 20% दिया सर, इसका क्या मतलब होता है, आने दो, समय आने दो, बताएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ये सबका कॉस्ट निकालने आपको बोले हैं। इजी सा लग रहा है देखने में। सर कोई डब्ल्यूसीसी की बात नहीं हो रही, पहले कॉस्ट निकालना तो सीखो, डब्ल्यूसीसी में भी करवा दूंगा आपको। आओ पहले कॉस्ट तो निकालना सीख लेते अच्छे से। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कोई टफनेस बोल के कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला से चालू करते हैं अपने पार्ट आई से, ठीक है, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का करेंगे सबसे पहले। आंसर टू लिखेंगे, ये चीज आंसर टू क्वेश्चन 1, ठीक है। सबसे पहला आई। अब ये आई में क्या है देख लो। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट निकालने बोला है, और आपको समझ में आ रहा है सर ये सब डिटेल्स देख के कि सीएपीएम यहाँ पे लगने वाला है, ऑब्वियस बात है। डन। तो मेरे को मालूम है के ई इज इक्वल्स टू वॉट, के ई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ठीक है। देख लो क्या डिटेल है क्या नहीं है, बस आर एफ दिया हुआ है 6% का आर एफ दिया हुआ है, आर एम माइनस आर एफ 8 है, और ये 1.4 है, ठीक है। तो ये हो गया 6 प्लस ये था 8, ये था इंटू 1.54, राइट। वापस देख लेंगे, 2 बार हमेशा चेक कर लेंगे ताकि कोई भी गलती ये बेसिक चीज़ों में हमसे ना हो जाए। 8 इंटू 1.54 प्लस 6, 18.32% आपका आ गया के ई, हो गया 18.32% आपका के ई आ गया। सिंपली आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा मैंने किया, मेरा 18.32% के ई हो गया। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इजी सा टॉपिक है सर, कैसे हमें प्रेजेंटेशन करना उसके संग ही सिखा रहे हैं आपको। फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं, मार्क्स नहीं होते, लेकिन अपने को लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखने से आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, वैल्यूज को पुट किया, आंसर निकालना, आगे बढ़ोगे। डन। पार्ट 2, अब आगे आ जाओ। पार्ट 2 में क्या बोलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का निकालने बोल रहा है, केपी का निकालना, रिडीमेबल बोला। ध्यान देने की चीज ये थी, और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं ना यहाँ पे, ठीक है, ये सब ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है सर यहाँ पे, प्रेफरेंस स्टॉक का आपको बोला, ठीक है। आ जाओ पहले केपी का लिख लो फॉर्मूला। के ही समझ में आया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कि कंपनी का क्या कॉस्ट है, यानी शेयर होल्डर का क्या रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमारा कंसेप्ट चैप्टर बोलता भी तो अल्टीमेटली वही है ना, कि कॉस्ट क्या है, कैपिटल का। तो मतलब कि जो कैपिटल कंपनी लेके आ रही है उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता है। जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वो अल्टीमेटली क्या बनता है, रिटर्न बनता है। किसके लिए, मेरे शेयर होल्डर्स के लिए, या फिर क्या बोल सकते हो सर, कैपिटल प्रोवाइडर्स के लिए। राइट वर्ड बोल दूं, कैपिटल प्रोवाइडर। वाई राइट वर्ड इज कैपिटल प्रोवाइडर, अगेन इफ यू आस्क सर, बिकॉज यहाँ पे ना जनरल कैपिटल की बात हो रही है, कोई शेयर कैपिटल की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। तो सर जनरल कैपिटल की बात करें, आदमी इसमें क्या क्या आ सकता है, प्रेफरेंस आ सकता है, डिवेंचर आ सकता है। तो मेरा कैपिटल प्रोवाइडर के अंदर क्लासीफाई कर दूं मैं जनरल कैटेगरी। हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ में आ गई आपको मेरी बात। हाँ सर एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। आज आप मेरे संग फॉर्मूला बताएंगे प्रेफरेंस निकालने के लिए, क्या था, इररिडीमेबल का। इजी चीज है, थोड़ा सा स्मूथ और फास्ट जा रहे हैं, इजी चीज है, वार्म अप भी हो रहा है अपना। सर आएंगे इंटरेस्ट, सॉरी सर प्रेफरेंस का बात हो रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड। सर 1 माइनस टैक्स रेट होगा ना, क्यों होगा सर, प्रेफरेंस तो हमारा आफ्टर टैक्स आता है। समझ में आ रही है, याद है ना, हाँ। प्लस आर वी माइनस एन पी बाय एन
डिवाइडेड बाय किससे होगा, आरवी प्लस एनपी बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या डिटेल दिया हुआ है। प्रेफरेंस डिविडेंड देगा क्वेश्चन, 100% देगा। 15% प्रेफरेंस ऑफ ₹100 ईच, मतलब 36 लाख रुपया टोटल है। कैसे, 36 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। उतने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को 100 रुपए करके इशू किया, 36 लाख रेस किया गया। ठीक है, तो अगर 15% हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड आने वाला है बेसिकली, और उसको अपने करते हैं हमेशा फेस वैल्यू पे फॉर फास्ट कैलकुलेशन। चाहो तो सर 36 लाख पे कर दो, लेकिन सारा डिटेल सारे नंबर्स आपको 36 लाख के हिसाब से लेने पड़ेंगे, फिर एनपी आरवी वगैरह वगैरह भी। तो उतना मेहनत नहीं करते, अपने डायरेक्टली फेस वैल्यू पे कर देते। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही रहने वाले हैं। डन, समझ में आया ना लॉजिक? हाँ हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ सकते हो। 15 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू का कुछ बात बोल रहा था शायद, क्या रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब पीरियड दे दिया। करंटली सेलिंग 150 दे दिया, आज के दिन 150 में बिक रहा है। रिडेम्पशन वैल्यू का कोई बात नहीं बोला, तो अपने को 100 लेना पड़ेगा। नेट प्रोसीड्स मतलब आज का प्राइस क्या वो ले लिया मैंने, डिवाइड करेंगे उसको 8 ईयर्स से। डन है, आरवी प्लस एनपी बाय 2। हाँ ठीक है सर, ये आ गया 100 प्लस 150 डिवाइड करेंगे 2 से, सॉल्व करेंगे आंसर लेके आएंगे। चलिए सब बच्चे खुद से करो, कम ऑन। 50 डिवाइड बाई 8, ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया 15 माइनस 6.25, डिवाइड करो इसको 125 से कर दो, ये आ गया 7%। अगेन अगर कोई बच्चा बोल रहा सर आपने यहाँ पे इंटू 100 नहीं लिखा, तो वो लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है, ऑब्वियस है। परसेंटेज में आंसर निकाल के दे रहा हूँ ना आपको मैं, तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो वो आपका इच्छा पे है, डिस्क्रिप्शन पे, बहुत बेसिक है ये सब। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। मैंने कल भी आपको एक चीज बोला था, क्या अगर ये पार्ट I2 रोमन यूज कर रहा है तो आपको भी एग्जाम में रोमन यूज करना है। ये ABCD यूज करेगा तो आपको भी एग्जाम में ABCD ही यूज करना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यस। क्या बोलता है पार्ट 3 आ गया मेरा, कन्वर्टेबल डिवेंचर वाला टॉपिक आ जाएंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। आप बताओ कैसे करोगे कन्वर्टेबल डिवेंचर का कंसेप्ट क्या था। अगेन मेरे संग संग कन्वर्टेबल डिवेंचर का कंसेप्ट क्या था, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेरे को क्या सिखाना है आपको। एक तो कन्वर्टेबल डिवेंचर का कंसेप्ट, एंड सेकंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स वाला एरिया पे थोड़ा सा चीज बोलना है। मेन जो नई चीज मेरे को आपको साथ साथ सिखानी है वो ये वाली है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर कंसेप्ट क्या बोलता था, याद करेंगे सर। सर एक से समझाने के लिए लिख रहा हूँ पहले, हाँ ये आपको एग्जाम में लिखने का दरकार नहीं है, आपको कंसेप्चुअल रिविजन के लिए लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे रफ में लिख देते हैं, काम करते हैं। चलो आओ सर, मेरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर का क्या कंसेप्ट है बताएगा कोई बच्चा? पहले नीचे कमेंट करेंगे मेरे संग, मैं देख रहा हूँ। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या खासियत है इसमें, बताएगा कोई? हाँ हाँ सर बताएंगे, तो बताइए ना। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की खासियत क्या है? सर ये जो होता है ना, इट्स एक्चुअली सेम एज नॉर्मल कॉस्ट ऑफ डेट यानी केडी, कोई अंतर नहीं होता, सिवाय ये इक्वल्स टू केडी है। एक्सेप्ट क्या है सर? एक्सेप्ट इसमें दो चीज को एक्सेप्शन में लेना पड़ता था हमें सर। एक एक्सेप्शन में क्या है कि हमको क्या लेंगे सर, हायर ऑफ केडी क्या आएगा, हायर ऑफ कैश आरवी, और पार्ट 2 इन दोनों का क्या लेंगे सर, हायर। दूसरा वाला क्या है सर, शेयर आरवी। सर कैश में रिडेम्पशन वैल्यू या फिर शेयर में रिडेम्पशन वैल्यू, दोनों में से जो हायर होगा वो अल्टीमेटली मेरा केडी बन जाएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये वाला छोटा सा चीज है जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर में अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। बस एकदम इतना सा, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। समझ में आया? याद हो गई वापस? यस, आ जाओ। अब सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, अब एग्जाम का प्रेजेंटेशन के हिसाब से लिख रहा हूं, यानी केडी इज हायर ऑफ द फॉलोइंग, इज हायर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं ए, कैश रिडेम्पशन वैल्यू, कैश रिडेम्पशन वैल्यू, और बी है आपका शेयर रिडेम्पशन वैल्यू। बोल दो शेयर रिडेम्पशन वैल्यू इसको? हाँ हाँ सर बोल दो, शेयर रिडेम्पशन वैल्यू। सब बच्चे मेरे संग संग देख रहे हैं? अभी यहां तक क्लियर है? हाँ, अभी जो आपको बताया वही चीज किया हूं। अब आ जाओ नेक्स्ट, दे फोर कैश रिडेम्पशन वैल्यू की कोई बात बोल रहा है क्या? हाँ देख लेते एक बार वापस।
इतना पे था, ठीक है, मैच्योरिटी दे दिया 6 साल का, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। कैश रिडम्पशन वैल्यू की कोई बात नहीं लिख रहा है, तो क्या माने सर? कैश रिडम्पशन वैल्यू की, बहुत गंदा हो गया ना, तो अच्छा से कर देते थोड़ा सफा हो जाएगा। कैश रिडम्पशन वैल्यू की कोई बात नहीं लिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या बाई चांस? दिख रहा है तो बताओ। नहीं सर कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब सर हमारा कैश रिडम्पशन वैल्यू क्या रह गया? 100 ही रह गया, इज इक्वल्स टू ₹100। ठीक है, कोई डेटा नहीं दिया हुआ तो अपने सेम मान लेते, अपने को मालूम है ये चीज। कोई डेटा ही नहीं है तो अपने क्या मानेंगे सर? सेम मान लेंगे, दैट इज 100। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। देख रहे हो अभी तक ना? कोई डाउट है? आगे बढ़ रहा हूं। कैश रिडम्पशन वैल्यू आ गया 100 रुपए का। अब नेक्स्ट शेयर रिडम्पशन वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज से कर लेते, चलो आ जाओ। कैलकुलेशन एग्जाम में हर क्वेश्चन को नया पेज से स्टार्ट करना है, यहाँ ये सब एकदम बेसिक्स। कैलकुलेशन ऑफ शेयर रिडेम्पशन वैल्यू, शेयर रिडेम्पशन वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, प्राइस ऑफ द शेयर दिया हुआ आपको। प्राइस ऑफ द शेयर कितना है? 25 रुपीज था, ठीक है। रिमेनिंग, इसलिए ना जब भी वो फॉर्मूला में एन होता है ना, उसको अपने बोलते हैं रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग पीरियड, रिमेनिंग मैच्योरिटी, ठीक है। जनरली सेम रहता है तो अपने इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में फॉर्मूला में जो एन है ना, नंबर ऑफ ईयर्स वाला, उसका मतलब पता है रिमेनिंग लाइफ होता है, ठीक है, हर जगह पे। तो रिमेनिंग लाइफ ऑफ डिबेंचर्स 5 ईयर्स। क्यों ऐसे 5 ईयर्स आया? मैंने आपको बताया था 23 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्राइस 24 का है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, एज ऑन 31 मार्च 24 का प्राइस था ये, ठीक है। ग्रोथ रेट दिया हुआ है 5% है कि 6% है भाई? 6% है ना। ग्रोथ रेट दिया हुआ है 6%। देयरफॉर प्राइस ऑफ शेयर एट रिडेम्पशन, ये ऐसे कर दे, ऑन 31 मार्च 29, सीधा ही 1.25 इंटू 1.06 टू द पावर 5। सब 5 साल का ग्रोथ लोड होगा इस पे, तो करेंगे 1.0। कैलकुलेटर में कैसे चलाना, अगर अगर कैलकुलेटर चलाने का भी प्रैक्टिस चाहिए, 1.06, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 2 बार, फिर इक्वल टू, मतलब अपने पहुंच गए सेकेंड ईयर में। 1 साल बाद 1.06, सेकेंड ईयर पे पहुंच गए, तीसरा साल एक और बार इक्वल टू, चौथा साल एक और बार इक्वल टू, पांचवा साल एक और बार इक्वल टू, इंटू 25 करो तो 33.45 आएगा, इज इक्वल टू 33.45 आएगा, ठीक है। प्राइस ऑफ द शेयर आ गया 33.45। नाउ कन्वर्जन वैल्यू दिया हुआ था, कन्वर्जन रेशियो, रेशियो होगा ना। कन्वर्जन रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:4 का। कन्वर्जन रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:4 का। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना, ये मैंने पहले ही बोलकर रखा है, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी सारी आपकी। कन्वर्जन रेशियो 1:4, तो 33.45 इंटू 4 कर दो तो 133.8। Therefore share redemption value is equals to 33.45 इंटू 4, ये आएगा आपको सॉल्व करके ₹133.80। डन। सिंस ये 133.80 हायर है, अपने इसी को लेके आगे सम को सॉल्व करेंगे। डन है बात। Therefore KD is equals to 133.80। आई सॉरी, इसको आपको रिडेम्पशन वैल्यू को निकालना होगा, इसको केडी को। अब रेड से क्यों लिख रहे हो सर? एक काम करो ना, ब्लू से निकाल लो। देयरफॉर आरवी इज इक्वल्स टू 133.80 आ गया था। नाउ केडी इज इक्वल्स टू, सर इंटरेस्ट कितना? 13% का है। टैक्स रेट कितना है? 25% का है। प्लस आरवी है 133.80, माइनस एनपी तो 100 है। एनपी का कोई बात नहीं बोल रहा है ना भाई? 100 ईच बोला ही है, ठीक है। उसके बाद 6 ईयर्स है, यहाँ कुछ नहीं 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 है, ठीक है। उसके बाद ये 100 ही रह गया। फिर यहाँ पे आपका आएगा नंबर ऑफ ईयर्स जो रिमेनिंग है 5। अब आप यहाँ पे आएंगे 133.80 प्लस 100/2। इसको सॉल्व करो फटाफट, इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। क्या आया आंसर? बताओ नीचे कमेंट करके सर आंसर क्या आया।
133, इसको करेंगे सॉल्व। ये आएगा 16.51 डिवाइडेड बाय 116.90। इसको आप करोगे अब 16.51 डिवाइडेड बाय 116.9 इंटू 100, 14.12%। ये आपका फाइनल आंसर है, कितना? 14.12% का। अगर डेसिमल में इक्का दुक्का इधर आया किसी का तो दिक्कत की बात नहीं है। डन है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? पार्ट 4 है, रिटेन अर्निंग्स निकाल के दे भाई। कैसे करोगे रिटेन अर्निंग्स? पार्ट 4 में बताएगा अब मेरे को बच्चा। के ई आर, किया के आर बोल देते सिंपली। चलो आप लोगों को के आर कंफर्टेबल है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कैसे निकलेगा आप बताएंगे। के आर इज इक्वल्स टू व्हाट? अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना सर। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स से अगर बात हो रही है तो आपको एक चीज मैंने सिखाया है क्या सर? के ई इज इक्वल्स टू के आर, ये तो अपने को पता है। अब इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आप ये लोगे अगर, तो पता है क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर राइट होगा। सर हमको आपने सिखाया था क्या सर? के आर पता है क्या होता है सर? के ई जो आता था ना उसका आप करते थे 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट। तो आईसीआई इसमें पता है क्या बोला आपको? आईसीआई बोल रहा कोई बात नहीं बेटा, ये भी आपका सही है। तो आईसीआई ने आपको ऑप्शन दिया है और मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको बताऊंगा कहां का आईसीआई अजम्पशन ले रहा है। आईसीआई बोल रहा है यहां पे दोनों चीज सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप दोनों आंसर से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही है? आपके बुक्स में ये बुक का क्वेश्चन थोड़ी ना था, आपके सजेस्टेड में ना, एक सेकंड, हाँ ये सजेस्टेड का क्वेश्चन है। आपके सजेस्टेड में दोनों आंसर दिए हुए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दोनों बकायदा ऐसे खुद बोल रहा है कि आप ये करो चाहे ये करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको जो कंफर्टेबल हो, ऑब्वियसली फास्ट ये क्योंकि के ही निकाला हुआ था तो ये सीधा सीधा लिख दिया, काम खत्म। लेकिन अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा कंफर्ट और एक्स्ट्रा श्योर रहना चाहता है, बिकॉज पर्सनल टैक्स रेट दे दिया क्वेश्चन में, तो सर मैं तो ये अप्रोच से जाऊंगा, बिकॉज क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स रेट दिया है तो ये ज्यादा सही है करना। आई ऑल्सो एग्री, अगर पर्सनल टैक्स रेट दिया है तो ये अप्रोच आपको करके आना चाहिए। तो मैं आपको ये वाला अप्रोच सिखा रहा हूँ, साथ में मैंने आपको बोल दिया कि आप चाहे तो के इक्वल्स टू के आर भी कर सकते हो। आ जाओ मैं आपको करवा देता हूँ। के आर इज इक्वल्स टू वॉट? के आर इज इक्वल्स टू बेसिकली के ई 1 माइनस टी पी। अगेन अगर किसी का क्वेरी है ना, अक्सर पर्सनल टैक्स रेट होता ही क्यों है सर? वाई इज ये टीपी पर्सनल टैक्स रेट इज एक्चुअली कमिंग इन द कैलकुलेशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स? तो इसका लॉजिक है इसके पीछे कि सर अगर हमारा कंपनी जो भी कमाता है ना, तो हिसाब से उसकी कमाई का उसको पूरे का पूरा डिविडेंड में बांट देना चाहिए। है तो कमाई किसकी? शेयर होल्डर्स की है। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो असल में पर्सन तो शेयर होल्डर ही है हमारे। कंपनी है किसके? शेयर होल्डर्स के। तो अगर मैंने आज 100 रुपये मेरी कंपनी ने कमाया तो मेरे को तो हिसाब से 100 रुपये है किसका? पूरा शेयर होल्डर्स का ही तो है सर, सारे शेयर होल्डर्स का ही तो है ये 100 रुपया। लेकिन कंपनी अगर कुछ रुपये अपने पास रख रहा है और बाकी दे दे रहा है तो बात खत्म। लेकिन जो कुछ रख रहा है उसका कुछ तो कॉस्ट होगा ना, शेयर होल्डर कुछ तो मांगेंगे उसके बदले रिटर्न, सिंस वो रिटर्न इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन अगर कंपनी ये 40 भी दे दिया होता ना, जो रखने की जगह दे दिया होता, तो शेयर होल्डर को अपना इनकम पे टैक्स देना पड़ता। तो शेयर होल्डर सोच रहे हैं कि ठीक है अगर मेरे को पर्सनल टैक्स रेट घटा के भी कंपनी कमाए तो भी मैं खुश हूं, इसलिए अपने पर्सनल टैक्स रेट को यहां पे हटा देते हैं। समझ में आई आपको बात? कि शेयर होल्डर्स को टैक्स देना पड़ता ना, इसके ही पे जो कमाई आता उस पर टैक्स देना पड़ता, तो कमाई पे जो टैक्स देना पड़ता उसका इफेक्ट अपने से इंटरेस्ट में करते हैं। सिमिलर चीज है यहाँ पे भी। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स परस्पेक्टिव कम हो जाता है। फिर समझ में आई लॉजिक? यस, आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा निकला हुआ था के ई, ये मेरे को दिया हुआ था 25% ना कि 20%? 20%। जितना परसेंट दिया हो प्लीज उतना ही लेना, अपने मन से नहीं लेके आना अपने को। डन है? ये कितना आएगा? 18.32 इंटू 80% कर दो तो 14.66, 14.66%। और लास्ट वाला पार्ट तो और भी ज़्यादा इजी था। सिर्फ टर्म लोन का बोल रहा कॉस्ट निकालने, 11% टर्म लोन दिया हुआ, टैक्स रेट दिया हुआ कितना? 25%। निकल गया सर। के एल बोल दूँ इसको? 11 इंटू 1 माइनस 0.25 है ना भाई, 25। 11 इंटू 75%, 8.25% इसका आंसर है।
खत्म हो गया। समझ में आया आपको? रिवीजन हो गया, सारे कॉस्ट निकालने का, रिडीमेबल वगैरह भी अपने सीख लिया, कन्वर्टिबल भी सीख लिया, रिटेन अर्निंग्स भी सीख लिया। तो एक क्वेश्चन में हमने काफी चीज सीख ली, और साथ ही साथ मजे की बात यह है कि हमारा एग्जाम क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया। सर हमारा एग्जाम क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपने करवा दिया। धन्यवाद, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेते हैं यहां पे पहले आंसर टू क्वेश्चन 2। आ जाओ आंसर टू क्वेश्चन 2 में। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आ गया। आ जाएंगे, क्या कंसेप्ट है, क्या चीज़ है, सब चीज़ बताता हूँ आपको। एक ऐसा पेन पॉइंट है ना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बच्चों के लिए लगता है कि सर क्या नया आ गया। कुछ नया नहीं है, सबसे इजी है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं आपको बताऊं, आपको एकदम जो आप कर रहे हो उससे भी इजी है। सच्ची है तो पूरा सेम ही चीज, लेकिन आपको अल्टीमेटली उससे भी इजी बनता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझाऊंगा एक एक चीज अभी इस क्लास में और इस क्वेश्चन के संग। अमृत कॉर्पोरेशन हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बुक वैल्यू का दिया हुआ है क्या? सब बड़े बड़े फिगर्स है, ध्यान से देखेंगे एकदम, ठीक है ना। इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 5 करोड़ का, 50 लाख इंटू 10, 5 करोड़ का। 15% यानी प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है ये। प्रेफरेंस कितना है? 50,000 इंटू 100 यानी 50 लाख का। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब घर के रखे हुए पैसे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको अपने क्या बोलते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये है मेरे कितने? 4 करोड़ के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 2 5 2 7। हाँ, डिवेंचर्स 14% यानी 14% का क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। 2.5 लाख डिवेंचर है 100 करके, मतलब सर 2.5 करोड़ का। टर्म लोन है 13%, कितना? अगेन ये 4 करोड़ का मेरे को दिख रहा है। समझ में आ रही है आपको? फिगर्स क्लियर है, बड़े बड़े फिगर्स है, उसे घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, अपने बहुत स्मार्ट है। द कंपनीज लास्ट ईयर अर्निंग्स पर शेयर, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, मेरे संग संग ध्यान से क्वेश्चन रीडिंग पे ध्यान देंगे सबसे पहले तो। रुक जाओ आपको, हाँ ठीक है। कंपनी का लास्ट ईयर का ईपीएस कितना? 5 रुपए आएगा, ठीक है। इट मेंटेन्स अ डिविडेंड पे आउट ऑफ 60%। आरओई इज 10%। कंपनी का 60% का पे आउट है, आरओई है। आपको एक कंसेप्ट याद आ रहा है, एक फॉर्मूला याद आ रहा है, जिसका नाम हुआ करता था सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सर जी जी जी, हाँ जी जी सर, जी इज इक्वल टू व्हाट? बी इंटू आर, एंड बी वॉज व्हाट? योर रिटेंशन रेशियो, एंड आर वॉज योर और आरओई यानी रिटर्न आपने जो कमाया अपने इक्विटी पे। क्लियर है कि बात? हाँ। The market price per share is rupees 20.8. Preference share redeemable after 10 years is currently selling for rupees 90 per share. Debentures redeemable after 6 years are currently selling for 75 per debenture and income tax rate is 40%. थम जाओ, रुक जाओ, समझ लो आराम से। नहीं एक बार में आया तो 2 बार खुद पढ़िए, धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे। सर आपको क्या बोल रहा हूं, द मार्केट प्राइस पर शेयर इज रुपीज 20.8 दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एक्चुअली इक्विटी की बात खत्म हो जा रही है, अब यहाँ से दूसरी बात स्टार्ट हो रही है, प्रेफरेंस की। उसको रिडीमेबल बोला तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दिक्कत नहीं है। अब अगर डिवेंचर्स भी रिडीमेबल बोला, उसका निकाल देंगे, ठीक है। बोला क्या? पार्ट ए पढ़ रहा हूँ, उतना ही करा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट ए पढ़ रहे हो, पार्ट ए करा रहे क्या? कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। सर आपको मार्केट वैल्यू वेट्स लेके करना है। मुझे मालूम है 2 कंसेप्ट होते हैं, क्या? एक होता है बुक वैल्यू वेट एंड सेकंड इज द मार्केट वैल्यू वेट। आपको एग्जामिनर जनरली बता देता है कि कौन सा तरीके से करना है, आपको कंफ्यूजन में नहीं छोड़ेगा। नहीं बताया, मार्केट प्राइसेस दिए हुए दिख रहे हैं तो मार्केट वैल्यू वेट चुपचाप लगा के आओगे। सर आके जिद्दी नहीं करेगा मेरे संग कोई बच्चा कि सर क्वेश्चन में तो नहीं बोला था, मैंने तो बुक वैल्यू पे कर दिया। देखो हो सकता है ऑल्टरनेट सोल्यूशन दे दे, बात समझो, हो सकता है ऑल्टरनेट सोल्यूशन में कर दे अगर कुछ नहीं बोला हो, लेकिन भैया उसका मार्केट प्राइस देना सामने से ना, वो दर्शाता है कि वो चाहता है आप मार्केट प्राइस पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो प्लीज रिस्क नहीं लेंगे सब चीजों के लिए और अपने मार्केट वैल्यू पे करके आएंगे, ठीक है। आपने को क्या चैलेंज करना है क्या इंस्टीट्यूट का? है कि सर ऐसे क्यों नहीं हो रहे, ऐसे? अरे कोई मजाक का बात है क्या? चैलेंज करने के लिए एग्जाम में जाके चैलेंज करोगे? सर चैलेंज करो तो अभी मेल करिए, अभी उनसे जिद्दी करिए, अभी उनको बोलिए कि सही से बताने के लिए। तो चैलेंज करने का टाइम एग्जाम थोड़ी ना होता है। एग्जाम में तो जो अपने को मार्क्स लेना है, बस अपने को अपने सेल्फिश बनना है, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स कैसे मिले, जैसे भी मिले, लेके निकलना है। समझ में आ रही है बात? डन, यहां तक क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो पहले WACC निकालने का काम करें सर, उसके पहले सारे हमें कॉस्ट निकालने पड़ेंगे, तो निकालना चालू कर रहा हूं मैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे पहले निकालने का काम करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन 2 मैंने बोला पार्ट ए देना पड़ेगा, इसमें ध्यान से देखेंगे। पार्ट ए भी दे दिया। अब आएंगे केई निकालने के लिए। अब मैं आ रहा हूं केई निकालने के लिए। मेरे को पता है केई इज इक्वल टू वॉट? D1 बाय P0
प्लस जी। ये क्या है? ये है मेरा गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल याद है ना, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, जिसमें क्या बोलता था सर कि मेरा D1 डिविडेंड अपॉन प्राइस में मेरे को ग्रोथ रेट जोड़ना पड़ेगा ताकि मैं सही तरीके से के निकाल पाऊँ, वरना तो सिर्फ मेरा डिविडेंड मॉडल हो जाता है, ये उसके साथ ग्रोथ जुड़ गया अगर तो मेरा गॉर्डन का मॉडल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ ध्यान देंगे। उसको निकालने के सबसे पहले ग्रोथ रेट यानी G इज इक्वल्स टू B इंटू आर। ग्रोथ रेट यानी G इज इक्वल्स टू B इंटू आर। तो मेरा क्या आया सर? रिटेंशन रेशियो यानी कि B, तो दिया हुआ था कितना निकालना पड़ेगा ना। पे आउट रेशियो 60%, रिटेंशन रेशियो क्या आएगा? 1 माइनस 0.60, ये आ गया 40%। ठीक है, पहला चीज। नेक्स्ट, ROE तो दिया हुआ है आपको, तो उसका दिक्कत की बात नहीं है। देयरफॉर G इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.1, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4% का ग्रोथ रेट। 4% का ग्रोथ रेट आ गया आपका। एक चीज तो मिल गई, क्लियर है? एक चीज तो मिल गई, ग्रोथ रेट। सर लास्ट ईयर का EPS दिया हुआ था 5 रुपया, तो D0 मिल जाएगा। नाउ D0 इज इक्वल्स टू, EPS कितना है? 5 रुपया। पे आउट रेशियो मेरा कितना है? 60%, ₹3 पर शेयर। अपने हमेशा क्या करते हैं सर, यहाँ पे D1 निकालते हैं और D1 से अपने P0 को डिवाइड करेंगे। D1 से अपने P0 को डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही है आपको? मतलब D0 पे अगर आप हो तो आपको ग्रोथ रेट जोड़ के D1 पे जाना है, इस पर आप ग्रोथ रेट जोड़ के हुए D1 पे जाते हो। समझ में आ रही है आपको बात? सर D0 से D1 पे जाने के लिए ग्रोथ रेट को अपने को लोड करना पड़ता है, उस पर ऐड करना पड़ता है। तो अब आएंगे सीधा का सीधा, और कुछ बचा है? प्राइस तो पता होगा ना, प्राइस तो दे दिया 20 रुपये। चलो डान, 20 रुपये 80 पैसे, ठीक है, हो जाएगा। सीधा के निकाल लो। के हो गया मेरा 3 पे, ग्रोथ रेट ऐड करेंगे 1.04 का था ग्रोथ रेट, डिवाइड करेंगे 20 रुपये 80 पैसे से, प्लस ऐड करेंगे 4% का ग्रोथ रेट अगेन। डन। तो ये 3 इंटू 1.04 डिवाइडेड बाई 20.8 कर लिया। एंड सर 4% का ग्रोथ रेट ऐड करोगे तो 19% का के सुंदर से निकल के मेरा मिल गया। एक चीज मेरे को के मिल गया, ये 19% देखते ही एग्जामिनर आपको मार्क्स अलॉट कर देता है। एग्जामिनर का मार्किंग सिस्टम बताया था कल भी, आपको 19% दिखेगा उसको मार्क्स अलॉट कर दिया जाएगा। साथ साथ उसको ग्रोथ रेट निकालने पे भी पक्का मार्क्स होना चाहिए अगर 2 नंबर दे रहा हो। अब देखो एग्जैक्ट क्या ब्रेकअप है, उतना बहुत डिफिकल्ट होता था समझना, बिकॉज हर बार आपको ICAI अलग अलग तरीके से कर देता है वो चीज़। तो आई बिलीव ये जो ग्रोथ रेट है 4% का, उस पर भी मार्क्स दे रहा होगा और ये 19% पे भी मार्क्स दे रहा होगा। ठीक है, डन। अब आपको और कुछ निकालना पड़ेगा। हाँ सर, बाकी निकाल लेंगे। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल निकालना, तो KP भी निकाल लो। आओ, कैलकुलेशन ऑफ KP हेडिंग दे देते छोटा सा ताकि कंफ्यूजन ना लगे। पहले तो KE कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ KP कर लिया, पहले फॉर्मूला दे दो। KP क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी होगा प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स बाय n होल डिवाइड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स बाय 2। डन है क्या? अब इस पे आएंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 15% का प्रेफरेंस डिविडेंड है, यानी 15 रुपया का है। ये तो ठीक है। अब रिडेम्पशन वैल्यू या उसकी कुछ बात बोला है क्या? देख लेते हैं। नहीं बोला है तो इसको 100 मान लेंगे। ठीक है, ये 90 बोल रहा आज का प्राइस। नंबर ऑफ ईयर्स 8 था ना कि 10 था? प्रेफरेंस के लिए 10 है और डिवेंचर के लिए कितना? 6 है। ठीक है, चलो 10 है। अब यहाँ पे 100 प्लस 90 डिवाइड बाई 2, खुद से कर लो ना, ये सब तो इजी है यार। ये सब मेरे को उम्मीद आप कर रहे हो यार। 16 बाय ये कितना? 10 बाय 10 एक हुआ ना भाई। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है ना। 190 बाय 2 25, 16 डिवाइड बाई 95 इंटू 100, 16.84 आना चाहिए। बाकी आप देख लेना प्लीज़। हाँ, कैलकुलेशन पे मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, आ गया KP। KP के बाद नेक्स्ट आएंगे, KP के बाद KD निकाल लो वापस सेम तरीके से।
कैलकुलेशन ऑफ के डी, ठीक है, ये चीज कराया हुआ है इसलिए सम सॉल्व करा रहा हूं, इसमें समझाने का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपने फास्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ केडी साथ साथ कर रहे हो ना मेरे? हाँ 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 सर, ठीक है। केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स बाय एन होल डिवाइड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स बाय 2। क्या एकदम बाई हार्ट हो जाता है ना फॉर्मूला, मजा आता है जब एकदम बढ़िया से याद हो जाता है फॉर्मूला, तो लगता है हाँ हाँ सर एकदम बढ़िया है, अब लिखने में अच्छा लगता है। जब याद नहीं आ रहा होता ना तो पसीने छूट जाते एग्जाम में कि यार क्या था क्या था क्या था। ठीक है, इसका भी 14, देखो फर्क पड़ा मेरे को, 5 करोड़ 50 लाख, इतने बड़े बड़े फिगर से कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है 14% आ गया, 1 माइनस टैक्स रेट दिया हुआ होगा, 40% का टैक्स रेट दिया हुआ है, 1 माइनस 0.4 प्लस आरवी, देखो क्या है आरवी का भी कोई डिटेल है? करंटली सेलिंग बोला इसका भी, तो आरवी 100 रहेगा और ये 75 हो गया एनपी। 100 माइनस 75/6 था ये, 100 प्लस 75/2 होगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, क्या आता है? खतरनाक खतरनाक आंसर आए हैं सब। 10 × 60 8.4, एक स्टेप ले लेते हैं यार इसके लिए। 8.4 प्लस 25/6 ना, 6 ईयर्स क्यों देता, 5 ईयर दे देता? नहीं सर 5 ईयर दे देता तो बढ़िया हो जाता ना, मेरा सॉल्यूशन इजीली निकल जाता। चलो कोई बात नहीं। 4.16 4.17, इतने सारे 6 लगा दिए, आगे की शाम हो जाएगा अभी। 25/2 नहीं, हाँ 175/2 भाई, 87.5 87.5। कैलकुलेशन वाला चीज़ ना एकदम पसंद नहीं आता है सर, समझाने में करने में मज़ा आता है। 14.36 14.36% ये आपका आ गया केडी का आंसर, ठीक है। केडी का आंसर आ गया 14.36। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं निकालना था, क्वेश्चन में निकालना अल्टीमेटली WACC है। क्वेश्चन में अल्टीमेटली क्या निकालना, ध्यान देने की चीज़ है, ठीक है। तो WACC निकालेंगे। अब आ जाओ मेन आंसर में, कैलकुलेशन ऑफ WACC। सर एग्जाम में WACC लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग है मेरा सोर्स, कैपिटल का क्या सोर्स है, सबसे पहले ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अपने अलाइंड है। देन मेरा आ गया मार्केट वैल्यू, सर सोर्स आ गया मेरा, मार्केट वैल्यू आ गया। देन मेरे को चाहिए वेट्स, फिर मेरा आता है कॉस्ट, एक एक का कॉस्ट, फिर लास्ट में WACC, सिंपल, ठीक है। सबसे पहला सोर्स है इक्विटी, सबसे पहला सोर्स है मेरा क्या, इक्विटी है। टर्म लोन का भी था, उसको तो वहीं पर ही कर दूंगा मैं। इक्विटी है सबसे पहला सोर्स, उसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग्स है। चाहूं तो मैं रिटेन्ड अर्निंग्स को साथ में कर सकता हूं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो साथ में कर देंगे ना, क्यों अलग से करें। इक्विटी में तो सब आ जाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे तो उसमें सब आ जाएगा, अलग से लेने का दरकार ही नहीं है। उसके बाद देखो मार्केट वैल्यू वेट्स बोला है ना, तो मार्केट वैल्यू में अगर कर रहे हो तो इक्विटी का मार्केट वैल्यू निकालोगे तो उसमें रिजर्व्स अपने आप घुसे हुए रहते हैं, अलग से नहीं करना है। रिजर्व्स वाला ट्रीटमेंट क्या था, अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर ऐसा कुछ एक ट्रीटमेंट हुआ करता था ना रिजर्व्स वाला, तो उसमें कंसेप्ट क्या था मालूम है आपको, बता देते हैं वो भी। उसमें कंसेप्ट ये बोलता था कि अगर आपका इक्विटी का मार्केट वैल्यू जो भी आया ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो भी आया ना, उसको आपको तोड़ के बांटना है किसमें, इनटू बुक वैल्यू में, किसका, इक्विटी का और रिजर्व्स एंड सरप्लस का। इक्विटी शेयर कैपिटल के एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस के बुक वैल्यू के रेशियो में आपको इस मार्केट वैल्यू को तोड़ना पड़ता है। वो तब होता है जब आपका रिटेन अर्निंग्स का अलग से कॉस्ट हो और केई का अलग से कॉस्ट हो, मतलब केई और केआर का अलग से कॉस्ट हो, तो आपको मेहनत करके तोड़ना पड़ता है। अगर नहीं दरकार है तो आप सीधा सीधा कंबाइन करके भी कर सकते हो, क्यों, आपको स्टेप दिखाना और मेहनत करना, ठीक है। समझ में आई आपको मेरी बात, याद आया यही वाला चीज था? अच्छा हाँ हाँ सर याद आ गया, थैंक यू सो मच। आ जाओ, हाँ इक्विटी हो गया, उसके बाद और क्या बोलो, प्रेफरेंस ले लो, डिबेंचर ले लो, टर्म लोन ले लो। आ जाओ, इक्विटी, प्रेफरेंस, स्पेस और लग सकता है तो या तो मेरे को कॉपी मत करो, खुद करो, नहीं तो
मैं स्पेस बना लूंगा बाद में, तो कट आपकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू निकालना कैसे निकलेगा, सबसे क्रिटिकल बात यही है, मार्केट वैल्यू निकालना। इसमें अब मार्केट वैल्यू निकालना हो, देखो 20 रुपया 80 पैसा प्राइस बोल रहा है ना, 20 रुपया 80 पैसा प्राइस बोल रहा है आपको सामने से, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा 50 लाख शेयर, तो आ गया। ओ सर 20.8 इंटू 50 लाख, 20 रुपया 80 पैसा इंटू 50 लाख, तो सर ये 50 इंटू 20.8 करेंगे तो 1040 लाख आएगा बस, 1040। इसको मैं रुपीज इन लैक्स कर देता हूँ भाई, रुपीज इन लैख, ये रुपीज इन लाख है, तो ये 1040 आ गया ऊपर। प्रेफरेंस कैसे आएगा अब, प्रेफरेंस का भी आपको दाम तो बोल ही दिया ना, करेंटली सेलिंग एट 90, तो बस 90 इंटू किससे करना है, 50,000, 90 इंटू 50,000, तो 50,000 इंटू 90 करेंगे, और रुपीज इन लाख है तो ये हो गया 45। डिबेंचर के लिए कितना है आपको बोला है, देखो फास्ट करो अब थोड़ा, 75 का प्राइस है और नंबर है 2.5 लाख, ठीक है, तो ये हो गया 2.5 लाख, 75 का प्राइस इंटू 2.5 लाख, तो ये हो गया सर 75 इंटू 2.5, 187.5। टर्म लोन का क्या बोला है, 3 2 5 2 7, 4 के बाद 7 0, 4 के बाद 400 आना चाहिए ना यहाँ। टर्म लोन का प्राइस तो हमेशा वही, मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू हमेशा सेम रहता है, टर्म लोन में कोई अंतर नहीं होता, आपको बताया वही, यह नॉर्मल सिंपल सा चीज जो आप क्लासेस में सीखते हो, याद है ये सारी चीजें। बन गया मार्केट प्राइस यहाँ पे, डन। वेट्स निकाल लो अब, वेट निकालना इजीली, 1040 प्लस 45 प्लस 187.5 प्लस 400 करोगे तो 1672.5 आएगा। अब इसका वेट निकालना है, फास्ट, हाँ एकदम कैलकुलेटर तेज चलना चाहिए। 62.62, वेट को हमेशा 4 डिजिट में ले लिया करो, 0.6218, वेट हमेशा 6 डिजिट में रहेगा तो कभी भी 4 डिजिट में रहेगा तो गलती नहीं होगी। 0.02 69, 187.5 डिवाइडेड बाय 1672.5, 0.11, 0.1121, लास्ट में 400 डिवाइडेड 1672.5, 0.2392, 0.239। अब लास्ट में देख लो ये जीरो हो जा रहा है ना, 8 17 18, हाँ 2 से हो जाएगा जीरो, बस डन। 782 82 80 72 82 85 95 96, ठीक है हो जाएगा, डन है। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं फटाफट, सबका दिया हुआ कॉस्ट हमने ऊपर से निकाला, सारा को पुट करो। के ई क्या था, 19%, 16.84, 14.36, 19%, 16.84%, 14.36%, टर्म लोन का दिया हुआ 13%, टैक्स रेट है 40%, तो क्या टर्म लोन का होगा 13 इंटू 1 माइनस 0.4, तो 13 इंटू 60%, 7.8, ठीक है। सॉल्व करेंगे आंसर लेके आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे आंसर लेके आएंगे। ऊपर का लिख लेना आप लोग फटाफट, आंसर निकाल दूं क्या, 19 इंटू 0.6218 एम प्लस 16.84 इंटू 0.0269 एम प्लस 14.36 इंटू 0.1121 एम प्लस 7.8 इंटू 0.2392 एम प्लस एम आर सी 15.74 आना चाहिए, 15.74%, ये WACC का आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया WACC का 15.74%। पहली दो चीज़ आप यहाँ पे देख लो, एक तो कैलकुलेटर में M प्लस यूज़ करना आना चाहिए, मैंने आपको क्या बोला, टाइम मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा ना, तो हमेशा क्या करोगे, दिस इंटू दिस को M प्लस में डाल दोगे, M प्लस मतलब मेमोरी प्लस, और उसको स्टार्ट करने से पहले चेक कर लोगे कि आपका MRC 0 आ रहा है ना, ये जो MRC बटन है
ये जो एमआरसी बटन है ये जीरो आ रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है एमआरसी बटन यहाँ पे, ये एमआरसी बटन में जीरो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको हर चीज को एम प्लस में, मेमोरी प्लस में डालते रहना है, कुछ माइनस हुआ तो एम माइनस में डालना है, और लास्ट में सब चीज अगर हो गया एमआरसी करना है, मेमोरी रिकॉल कुछ इसका फुल फॉर्म है, उसको आपको रिकॉल करके बुला लेना है फिगर्स को। तो आपका अल्टीमेटली सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके वो एक बार में आंसर देता है। क्लियर है? तो इससे आपको क्या एक्यूरेसी बढ़ती है एग्जाम में, स्पीड बढ़ता है, एंड साथ में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो तो चेक करना इसका टोटल 1 आना चाहिए, इसका टोटल 1 आना चाहिए, ठीक है। एक और चीज, अब नेक्स्ट, किसी को दिक्कत होता है सर परसेंटेज को संभालने में, किसी को दिक्कत होता है परसेंटेज को संभालने में, मैं आपको बता दो तरीके से कॉस्ट को लिखा जा सकता है। या तो यहां पे परसेंट में ही लिख दो, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे परसेंटेज में लिख दो, बेस्ट अप्रोच यही है। जो ऊपर में आ रहा था परसेंट कॉस्ट का वही पुट कर दिया, यहां पे वेट्स को निकाला डेसिमल में, ऑब्वियसली दोनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट में आंसर एक बार में परसेंट में आ गया। नहीं तो कोई बच्चा अगर परसेंट में एकदम कंफर्टेबल है उसको संभालने में, उसको मैनेज करने में, तो इसको 0.19 भी लिख सकता है, 0.1684 भी लिख सकता है, पूरा कंप्लीट किया, एंड देन जो आंसर आया उसको इनटू 100 लास्ट में कर देना बाबू। बस वो गलती नहीं करना कि इसको इनटू 100 नहीं करके आए। सर मेरा तो आंसर 0.1574 में छोड़ दिया, अब बात तो एक ही है ना। अरे यार बात एक ही से थोड़ी ना जिद्दी होता हर बार, आंसर आपको 15.74 में ही लेके आना है। 0.1574 में मार्क्स देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है अपने पास उस चीज की, तो वो चीज नहीं करेंगे सर। 15.74 करके आएंगे, उसका मॉडल आंसर में यही लिखा हुआ रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज वो करके आओ, ठीक है। समझ में आई आपको? सारी बातें क्लियर हुई यहाँ पे? हाँ सर, इसको पोस्ट टैक्स करना मत भूलना बच्चे, इसको 13 लेके कर देंगे, मेरे को मालूम है। क्वेश्चन बहुत चुपचाप यहाँ पे टर्म लोन दे के छोड़ देता है, और कहीं पे भी उसकी बात नहीं करता, बच्चे इग्नोर कर देते, भूल जाते हैं। 13 कर दोगे बना बनाया आंसर गलत हो जाएगा, एक एक फिगर यहाँ पे, ये वाला फिगर गलत हो गया तो ये वाला आंसर गलत हो गया ना, तो 1 नंबर कटेगा बेयर मिनिमम यहाँ पे। बताओ डिजर्व करता था इस चीज के लिए 1 नंबर लूज करना? नहीं सर, इतना मेहनत किया हमने इसके लिए, कहाँ गलती करके आएंगे, ठीक है। क्लियर है बात? ये वाला पार्ट तो हुआ, नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। पार्ट बी में क्या बोलता है, पार्ट बी मेरे साथ देखोगे अब। पार्ट बी क्या बोल रहा है, डिटरमाइन करना है कुछ, आपको क्या निकालना है पार्ट बी में, डिटरमाइन करना था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एमएसीसी यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता था? ओहो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं 1 मिनट में। देखो आपको जो खासियत है हमारे क्लासेस की अब आपको समझ में आएगी। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है पता है? आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई कैपिटल का कॉम्बिनेशन होता है, हाँ, उसी को कैपिटल स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। यस, तो सर मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर पता है बुक्स में क्या है? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, बस मेरे पास बुक्स में यही तीनों चीज है और कुछ है ही नहीं, बात खत्म। सर मेरे बुक्स में है मतलब मैं उसको बोलता हूँ बुक वैल्यू में है, हाँ ठीक है। सर मेरे पास ना ₹100 का इक्विटी है, ये है 80 रुपये का, ये है 20 रुपये का। सर क्या छोटी बात कर रहे हैं, रुपीज इन लाख समझ लो यार, ठीक है। तो मेरा 180/20 का मेरे पास बुक वैल्यू में है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, मेरे पास तो इतना कैपिटल है, मैं अपना बिजनेस चला रहा था। मेरी क्या है पता, फैक्ट्री है मेरी, एक फैक्ट्री है, पेपर बनाने की फैक्ट्री है मेरी। अब वो पेपर बनाने की फैक्ट्री में क्या हुआ, मेरे को ना और पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक मॉडर्न मशीन आई है जापान की, एक बहुत हाई लेवल मशीन आई है, एकदम ऐसा मशीन आया है जिसको अगर मैं अपने फैक्ट्री में लगा लूँ, कोनिका की एक मशीन आई है, उसको अगर मैं अपनी फैक्ट्री में लगा लूँ तो मेरे पास बहुत अच्छे क्वालिटी के पेपर्स में बना पाऊंगा। मेरे को एक ऐसा एडवांटेज मिल जाएगा मेरे मार्केट में जो किसी के पास नहीं है, कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सीखते हो। सर वो जापान की मशीन वो लगाने के लिए ना बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन ओह सर वो पैसे मेरे को लगेंगे लेकिन वो पैसे है नहीं मेरे पास, तो क्या करना पड़ेगा सर, कैपिटल रेस करना पड़ता है। सर एडिशनल कैपिटल रेस करेंगे, हाँ बोलेंगे सब बच्चे। सर यहाँ पे सर आपके पास टोटल 200 रुपया है, ठीक है ना, आपको एडिशनल चाहिए कितना? सर एडिशनल चाहिए कितना बोलो तो ₹50, एडिशनल 50 रुपया चाहिए, तो आपको एडिशनल कैपिटल को AC लिख रहा हूं, आपको 30, 10 एग्जाम्पल आपने इस कॉम्बिनेशन में कैपिटल एडिशनल रेस किया तो ताकि आपका 50 का नंबर बन जाए, पूरा आपका 50 का नंबर बन जाए। आपने एडिशनल कैपिटल रेस किया 30, 10, 10 करके, ठीक है ना। सर ये जो एडिशनल कैपिटल रेस करते हो ना, इसका भी कुछ कॉस्ट लगता होगा, इसका कुछ कॉस्ट लगता होगा इस एडिशनल कैपिटल का, हाँ बोलेंगे सब बच्चे, यस। नाउ अगेन द प्रॉब्लम हियर अराइजेस, सर जो एडिशनल कॉस्ट होगा उसको कैलकुलेट में कैसे करूं, किस वेट में करूं, बुक वैल्यू वेट में करूं कि मार्केट वैल्यू वेट में करूं? अगर ये क्वेश्चन आप सोच रहे हो ना, आपको थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियरिटी
हल्का सा भी कम है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात सर, वो माथे की धूल हटवाने की काम जो करना है ना अब आ रहा है सर। अगर कोई बच्चा सोचता है सर ये मार्केट वैल्यू वेट बुक वैल्यू वेट क्यों ऑप्शन होता है, मेरे को नहीं क्लियर हुआ कभी आज तक, तो मैं आपको बताऊं आज मैं वो भी क्लियर करवा के देता हूं। सर आप ये क्यों करते हो मालूम है, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर चले हुए आ रहा है ना वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा है। मैंने कंपनी स्टार्ट की थी 100 लाख में, तो वो 100 लाख आज भी खड़ा है सर। आज उस 100 लाख की वैल्यू क्या उस समय की 100 लाख है क्या सर? 20 साल पहले कंपनी चालू की 100 लाख में, आज उसकी वैल्यू 100 लाख होनी चाहिए? आप बोलोगे नहीं, तो क्या होनी चाहिए आज का सर? मार्केट वैल्यू निकालिए ना, इसीलिए मार्केट वैल्यू वेट बुक वैल्यू वेट का कंसेप्ट आता है। लेकिन जब मैं एडिशनल कैपिटल रेस करने 30 लाख का जा रहा हूं तो आज 30 लाख की वैल्यू तो 30 लाख ही है ना, चाहे बुक वैल्यू वेट से जाऊं या मार्केट वैल्यू वेट से जाऊं। क्या बोला मैंने सर? मैंने क्या बोला सर? अगर आज 30 रुपया रेज हो रहा है तो सर बुक वैल्यू वेट मार्केट वैल्यू वेट बात तो एक ही है ना, मार्केट में उसका वैल्यू आज 30 ही है, बुक पे भी आज रिकॉर्ड 30 में हो रहा है, तो एमएससीसी में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इन दोनों वेट्स का कोई अंतर फर्क पड़ रहा है? नहीं, इसलिए वेट होते नहीं है। क्लियर हो गया? एक बात, एक चीज ये क्लियर हुई ना। सेकंड क्या है सर? आपको एक चीज ये समझ में आ गया, बुक वैल्यू वेट मार्केट वैल्यू वेट का कंसेप्ट नहीं है। अगेन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अब आपको समझ में आई, जो एडिशनल आपने रेस किया बस इसका निकाल के दे दो मेरे को एमएससीसी, यानी इसका कॉस्ट निकाल के दे दो। तो सब प्रेजेंटेशन वगैरह जैसे आप बनाते थे ना, सोर्स हुआ आपका, मार्केट वैल्यूज, मार्केट वैल्यू नहीं, आपके जो वैल्यूज हुए, उसके बाद वेट हुए, उसके बाद आपके क्या हुए सर? कॉस्ट हुए और एमएससीसी हुआ। एग्जैक्टली सेम टेबल बनेगा यहाँ पे और उस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो एमएससीसी को। समझ में आई मेरी बात? क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है कैसे एमएससीसी निकलता है? हाँ 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 सर, ये आपको दूसरी बात भी मेरी क्लियर हो गई, एमएससीसी निकालने वाली भी, बस इतना सा ही कंसेप्ट है। और एक अगर आपको बताऊं, एक लास्ट बात और बोल के जाता हूं, छोड़ के जाता हूं ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। सर हमारा एमएससीसी और डब्ल्यूएसीसी सेम हुआ करता है, कब होता है ये भी समझ के आ जाओ कि सर तब होता है जब मेरा ये जो वेट है ना, ये जो वेट है जिसमें मैंने कैपिटल रेस किया है वो वेट सेम रहे, नया कैपिटल भी सेम वेट से मैं रेस करूं। सर यहाँ पे अगर क्या है सर, आप वेट बोलोगे तो यहाँ पे 50% का वेट है इक्विटी का, 50% का वेट इक्विटी का है, इसका 40% का है, इसका 10% का है। सर ये जो एडिशनल 50% रेस किया उसको भी अगर मैं ऐसे ही करूँ ना, यहाँ पे 25 कर दूँ, एडिशनल जो 50 रेस किया उसको भी वेट ऐसे ही कर दूँ 25, और इसका क्या होना चाहिए 20 होगा क्या? हाँ 20 होगा, और ये 5 होगा। अगर मैंने इस रेशियो में कैपिटल रेस कर लिया वापस तो मेरा क्या वेट सेम रह गया? देखो 50%, 40% और अल्टीमेटली 10%। हाँ वेट तो सेम रह गया, इसका वेट और इसका वेट। और अगर कॉस्ट भी सेम हो जाए, कोई तरीके से मैं सेम कॉस्ट में रेस कर लूँ, तो मेरा अल्टीमेटली डब्ल्यूएसीसी और एमएसीसी सेम हो जाएगा ना। अब जब मैंने आपको बोला बैक करके फिर सुनना और खुद से कुछ नंबर्स लेकर करना, तो आपका काम बनेगा। मेरे को आगे बढ़ने दो प्लीज़, हाँ मेरे को आगे बढ़ने की परमिशन दो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने आपको बहुत चीज़ बताया एमएससीसी के बारे में साथ में। अब आओ मेरे क्वेश्चन में, अब आपको बहुत इजी लगेगा। सर एमएससीसी क्या है? इफ इट नीड्स रुपीज कितना है भाई, यहाँ पे कॉमा रह गया है क्या? यहाँ पे कॉमा दे दो यार, 5 करोड़ ना, 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ पे है इट नीड्स रुपीज 5 करोड़ नेक्स्ट ईयर, अज्यूमिंग द अमाउंट विल बी रेज्ड बाय 60% इक्विटी, 20% डेट, 20% रिटेन अर्निंग्स। इक्विटी इश्यूज विल फेच अ नेट प्राइस ऑफ इतना एंड अ कॉस्ट ऑफ डेट विल बी इतना बिफोर टैक्स अप टू रुपीज इतना एंड इतना। क्या खिला रहा है क्वेश्चन आपको, जबरदस्ती का घुमा रहा है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बहुत सिंपल है, मेरे बात सुनो बहुत इजी है। आओ एक एक करके करते, क्वेश्चन रीडिंग तो हुआ ना, क्वेश्चन में बोल के आ रहा सुनना समझ लो। 5 करोड़ रुपया लाना है, और 5 करोड़ लाना कैसे? इतना इक्विटी से लाओगे 60%, 20% डेट से, 20% खुद से निकालोगे घर से रुपए, ठीक है। अब जब इतना लाओगे तो सर इक्विटी का आपको नया प्राइस दे दिया 14 रुपया, तो नया प्राइस दे दिया तो नया केई निकल जाएगा, न्यू केई, न्यू केई निकल गया, न्यू अमाउंट निकल जाएगा इक्विटी का, तो इक्विटी का चैप्टर खत्म। अब जो डेट का 20% है, यानी 1 करोड़ रुपया आएगा, ये नहीं हाँ 1 करोड़ तो आएगा, 1 करोड़ रुपया जो डेट का आएगा वो कैसे आएगा सर? 13% के रेट से आएगा 40 लाख तक, बाकी 60 लाख आएगा बियॉन्ड 40 लाख, मतलब बाकी 60 लाख आएगा 15% पे, जो अल्टीमेटली वैल्यू आएगा उसको पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बिफोर टैक्स दिया है, एंड अल्टीमेटली आंसर निकालना पड़ेगा। तो प्रीटी डिसेंट सा क्वेश्चन है ये, आने लायक एग्जाम में है, कभी आया हुआ नहीं है तो क्या पता आ जाए। एमएससीसी भी बहुत टाइम से ड्यू है एग्जाम में पूछना, इस बार के लिए मेरे प्रेडिक्शन में एक तो चीज लेके जाएंगे, एमएससीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम से मे, एम से एमएससीसी, समझ में आई? एमएससीसी M26, ठीक है, एम से एमएससीसी, एम से मे, तो आपको ये एमएससीसी May 26 के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले निकाले तो अमाउंट,
पार्ट बी में इक्विटी टू बी रेज्ड कितना निकाल लो फटाफट। इक्विटी टू बी रेज्ड कितना आएगा, कितना अमाउंट था, 5 करोड़ है ना, 3 2 5 2 7, 5 करोड़ का 60%, ₹5 करोड़ इंटू 60%, ये आएगा ₹3 करोड़। सर करोड़ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फुल में भी लिख सकते हो, कंफर्ट अगर उसमें आता तो करोड़ में भी लिख दो। मेरे को था कि आपको समझाने में इजी रहे। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स? सर 5 करोड़ का 20% यानी ₹1 करोड़। और न्यू डेट, न्यू डेट कितना आएगा? 5 करोड़ का 20% यानी ₹1 करोड़। ठीक है, इक्विटी आ गया, रिटेन अर्निंग्स आ गया, न्यू डेट आ गया। अब नया के निकाल लो पहले तो, न्यू के निकाल लो। के कैसे निकालेंगे नया? आपको बोला इसमें क्या, नेट प्राइस दे दिया ₹14 का, बस और को तो कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई, हाँ और कुछ नहीं है। तो आपका ऊपर वाला में सिर्फ ₹14 का प्राइस लेना है, बस प्राइस चेंज हो गया, बाकी सब ऊपर का जैसा कैलकुलेशन सेम। ये वाला जो चीज़ आपने किया ये सेम है, इसमें प्राइस चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आएंगे, नीचे पुट करेंगे, पेस्ट करेंगे। सर मेरा ईपीएस तो वही रहेगा, मेरा ग्रोथ रेट तो वही रहेगा, प्राइस चेंज हुआ है तो ₹14 का प्राइस ले लो बस। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आता है, 3 पे 4% जोड़ोगे, 14 से डिवाइड करोगे, प्लस इंटू 100 प्लस 4 कर दो तो 26.28 आएगा। वाह वाह क्या बात है, ऐसा के ही हो तो तब तो कंपनी बंद हो जाएगी। 26.28%। न्यू के ही आ गया आपका 26.28% का, बहुत बड़का फिगर आया, इतना होता नहीं है प्रैक्टिकली, कोई बात नहीं, 26.28 आ गया। अब कैलकुलेशन करना कॉस्ट ऑफ डेट का, केडी कैसे निकलेगा देखेंगे साथ में। पहले के लिए क्या बोला आपको, 1 करोड़ रेस करना, उसका ब्रेकअप दिया हुआ है, तो 40 लाख पे 13%, तो सर 40 लाख पे 13% प्लस 60 लाख पे 15% प्लस 60 लाख पे 15%, टोटल को डिवाइड कर दो 1 करोड़ से, है ना। अब ये जो भी आया इसको पोस्ट टैक्स कर दो, 1 माइनस टैक्स रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 40% का, बस 1 माइनस 0.4, तो करके दिखाओ क्या आएगा। सर मेरा ये आएगा 40 इंटू 13% एम प्लस 60 इंटू 15%। आपको बोल बोल के इसलिए करता हूँ ताकि आपको करते समय वो हो जाए, समझ में आ रही है। डिवाइड बाय, कहाँ गलती हुआ सर, एक सेकेंड, 40 लाख इंटू 13% एम प्लस 60 लाख इंटू 15% एम प्लस, ये एमआरसी आया, डिवाइड किया उसको 1 करोड़ से, इंटू 100 किया, अब जो आया इसको इंटू 60% किया, 8.52, ये आ गया के डी 8.52, ठीक है। बस अब तो आपको WMACCD का टेबल बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फटाफट कैलकुलेट करके देंगे, आंसर निकाल लेंगे। सोर्स आपका अमाउंट, वेट, कॉस्ट और एमसीसी खुद कर लोगे। ध्यान देना सर, इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स दोनों बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को ना अलग अलग लेने की कोई दरकार नहीं है, मेरा अल्टीमेटली के ही तो निकला हुआ है ना, तो मैं अलग अलग क्यों लूँ, एक साथ ले रहा हूँ, एक साथ ले रहा हूँ, कितना, 4 करोड़ एक साथ ले रहा हूँ। इक्विटी का और डेट का है, बस यहाँ पे मैं 4 करोड़ पूरा ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 करोड़ ले लेता हूँ, टोटल आ गया 5 करोड़ का, डन, 5 करोड़ लाना था, तो ये मेरा आ गया 0.8 का वेट, ये 0.2 का वेट, कॉस्ट निकला हुआ 26.28। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, एक बार में आंसर आता है, डेसिमल में खेलने में जाता ही नहीं हूँ, मतलब कैसे खेलना आपको बता दिया मैंने, 8.52।
मत जाना डेसिबल में खेलने, मत जाना आप लोग, छोटे छोटे बच्चे हो अभी, गलती हो जाएगी फिर आप लोग एग्जाम के बाद दुखी होंगे, ठीक है। 26.28 इंटू 0.8 m प्लस 8.52 इंटू 0.2 m प्लस MRC 22.73 आएगा आंसर, या तो जैसे भी लिखो इसको। ये आ गया आपका, ये कर लोगे आप लोग कैलकुलेट, ठीक है ना। ये कैसे होता है इतना तो पता ही है, दिस इंटू ये इक्वल्स टू लो कर दिया वो भी। इसको करोगे तो आएगा 22.728%। ये आ गया MACC, रेड से मैंने आंसर्स लिखे हैं, दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ में आ गया, खत्म। MCC इज इक्वल टू 22.728% आंसर। ऐसे प्रेजेंटेशन करके ना कंप्लीट करके आओगे। ऊपर WACC के लिए भी ना लिखे थे कि नहीं, हाँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ लिखा है, फिर भी यहाँ लिख लेंगे WACC इज 15.74% आंसर। पूरा आंसर को परफेक्टली प्रेजेंटेशन करके आना है, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, देख लो क्विकली, देख लो आंसर यार। काफ़ी टाइम हो गया सर, काफ़ी देर आपको बताया है, ठीक है ना, समझ में आई, 3 पन्ना लगा सर, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया है प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये परसेंटेज में ये जो इंटरेस्ट निकालने वाला है ना तरीका, ये और भी जगह काम आएगा आपको, तो आपको मैंने यहाँ सिखा दिया। अब आपको हो सकता है हर 5 क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ ना डेली, आपको हो सकता है हर से कुछ 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 उठ के भी क्वेश्चन बन जाए, तो ये नहीं बोलेंगे सर नया क्वेश्चन आ गया, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको थोड़ा जरूर है, आपने ए पढ़ के गया और एग्जाम में ए ही आएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आपने ए पढ़ के गया तो क्या पता छोटा ए आ जाए, समझ रहे हो, जैसे 1 होता तो रोमन 1 आ जाए, तो ऐसा थोड़ा ना बोला हमने 1 ही पढ़ के गया, ऐसे नहीं होता है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, अपने को समझना है कि हमने जो पढ़ा वो होलिस्टिकली कवरेज अच्छी हो रही है, हमको कंसेप्चुअली क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं। अब मैं उसको यूज करने का एग्जाम में अलग अलग टेढ़ा मेढ़ा तरीका आ सकता है, वो तो यार अपने को डील करना पड़ेगा। मैं आपको बोलूं मेरे हिसाब से जो मैं क्वेश्चन करवा दो सबका निचोड़ के अगर आपने पी लिया ना तो आपका काम बन जाएगा। डन, आगे बढ़ रहे हैं, नया क्वेश्चन है, नया पेज से स्टार्ट करेंगे। आंसर टू क्वेश्चन 3, आंसर टू क्वेश्चन 3। हड़बड़ी नहीं है मेरे को, मैं चाहता हूं आप लोग अच्छे से सीखो, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको इतना चीज समझा रहा हूं साथ साथ। क्वेश्चन 3 देखो क्या है, आपका December 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद कभी पूछा नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टाइप के क्वेश्चंस, और अभी तक कुछ बच्चों को ना डर लग रहा है, मेरे को मालूम है। कोई बच्चे बोल रहे हैं सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतने लेंदी क्वेश्चन हम कैसे एग्जाम में डील करेंगे। मैंने बोला एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने आपको एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था एक बार कभी क्लास में, आप मेरी बात सुनना हमेशा। आप क्रिकेट खेलते हो ना आप लोग सब, तो क्रिकेट में क्या होता है सर, क्रिकेट में क्या होता है, सुनो 1 मिनट सुन के जाओ बस, ठीक है। क्रिकेट में सर इतने सारे रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने सारे होते हैं, कितने लॉज है उसके पीछे भी, मालूम है ना, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है सर। अगर मतलब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ सर, अगर नो बॉल है, ठीक है, और अगर स्टंप आउट हो गया क्या होगा सर, अगर फ्री हिट है तो सर स्टंप आउट हो गया तो क्या होगा, समझ रहे हो, फ्री हिट स्टंप आउट हो गया तो क्या होगा। उसके अलावा सर अगर कुछ हो गया गेम में और कोई अनसर्टेनिटी हो गई, कुछ भी ऐसा आ गया पेचीदा कि सर लास्ट बॉल है और पैड्स में लगा, ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल का लास्ट बॉल है, बॉल पैड्स में लगता है, चौका में चला जाता है, बाउंड्री को जाता है, और 1 बॉल में 4 रन चाहिए थे, ठीक है, लेकिन सर वो अंपायर उसको नॉट आउट देता है, फील्डिंग टीम DRS ले लेता है, तो क्या सर बॉल वहां पे डेड हो जाएगा, ये चौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत पेचीदे क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी गेम में आ सकती है। आपके एग्जाम का पेपर में ना ऐसा ही होता है, एग्जाम के पेपर में भी ना बहुत टाइप की कॉम्प्लेक्सिटियां पॉसिबल है, आपके सिलेबस में है, बहुत कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें हैं। क्या सारा चीज जब भी आप क्रिकेट खेलते हो, रोज खेलते हो, हफ्ते में 1 दिन खेलते हो, महीना में 1 दिन खेलते हो, कोई भी चीज, मैं एग्जाम्पल क्रिकेट का ले रहा हूं, हाँ, कुछ भी आप करते हो सर उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज क्या सारी हर बार आ जाती है क्या। जितने कॉम्प्लेक्सिटीज गेम के हैं सर, पैड्स में लग के चौका भी उसी मैच में हो गया, नो बॉल का फ्री हिट भी उसी मैच में हो गया, और बॉल बॉल फट गया, कुछ भी हो गया सर, हर चीज के एक ही गेम में हर एक ही मैच में होगा नहीं। तो वैसे ही सारा चीज, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज एक बार में उठ के आपके टेस्ट में नहीं आ जाएंगी। हम डरते इतना है ना एज अ स्टूडेंट कि सर सारा जितना भी टफ चीज है, जो भी मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो भी मेरे को क्लियर नहीं है, वो सब उठ के ही एग्जाम में आ जाएगा। पता है आपको सर, मेरे को मालूम है, मेरा किस्मत ऐसा है, ऐसे भी बच्चे हैं, रिलेट कर पाओगे मेरी बात से। ऐसा नहीं होता है, आप खुद सोचो ना, आप गेम खेलते हो तो कभी हार्डली ऐसा होता होगा कि नो बॉल पे ये प्रॉब्लम हुआ या ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ, कभी कभी होता है।
अपने कितना गेम खेलते हैं साल में, अगर 50-100 बार खेला अपने साल में तो हार्डली इक्का दुक्का तिनका बार, मतलब 3% 4% बार ऐसा होता है। तो वैसे ही है सर, हर बार आपको इतना कॉम्प्लेक्स पेपर और कॉम्प्लेक्स सारे कंसेप्ट उठ के आएंगे नहीं ज़रूरी है, कुछ कुछ कभी आएगा कुछ नहीं आएगा, वैसे ही होगा, ठीक है। डरने की बात नहीं है, पढ़ाई करो मेहनत करो, बस ये बोलने का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसीलिए मैंने इतना क्यों बोला, आओ ये क्वेश्चन देख के आपको कंफर्ट आएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बुक वैल्यू दिया हुआ है क्या सर, इस टाइप से बुक वैल्यू दिया हुआ है, एकदम सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म यहीं पर ही। क्या आप बात बोल रहे हो सर, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, दिसंबर 21 में कोरोना का टाइम था, एग्जाम लेट से हुए थे सर, इतना एक्स्ट्रा टाइम मिला था उस समय मालूम, उसके बाद भी इतना इजी क्वेश्चन दिया था उनको। नवंबर 20 के जगह जाकर दिसंबर 21, सॉरी नवंबर 21 के जगह दिसंबर 21 में एग्जाम हुए हैं, उसके बाद भी इतना इजी क्वेश्चन मिले हैं उनको, ठीक है ना। Currently, market value of debenture is 110 per debenture and equity share is 180 per share. Market value दे दिया, दोनों का easy है। The expected rate of return to equity shareholders is 24%. Equity shareholders का expected rate of return है ROE है, return on equity बोल सकते, RE बोलता है, return on equity shareholders का expectation को RE बोलते हैं, ठीक है। कंपनी इज पेइंग टैक्स एट द रेट 30%, कंप्यूट करना है क्या, WACC ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स, बस इतना सा ही काम करने तो बोल रहा है आपको, आपको बस इतना सा चीज ही तो करने बोल रहा, करो खुद से, लो एक बार देता हूं, करो, हर बार डर रहे हो ना इतना, करो ये वाला क्वेश्चन। बुक वैल्यू देख लिया, नीचे जाके ये देख लिया, बस छोटा छोटा कर देता हूँ, एक स्क्रीन में आ जाएगा, हाँ ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन, स्टार्ट करो क्वेश्चन को करना। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स निकाल लो सबसे पहले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरे साथ देखो, सिंपल क्वेश्चन है यार। करंटली द मार्केट वैल्यू डिवेंचर दिया हुआ है, पहले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालते हैं, पार्ट कुछ थोड़ी ना इसमें नहीं है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स आ गया, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जिसको बोलते हैं अपने KD, वो कैसे आएगा देख लो। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12% का, और तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे दिया, मतलब 110 का प्राइस दे दिया इसका, है ना, 110 का प्राइस दे दिया, NP आ गया मतलब मेरा, और यहाँ पे और कुछ तो नहीं बोला है, और टैक्स रेट दे दिया कितना, 30% का टैक्स रेट है, ठीक है, और 12% का डिवेंचर का ये, तो ये हो गया इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, रिडेम्पशन का थोड़ी ना है, तो रिडीमेबल है ही नहीं, तो मेरा बात खत्म था, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डिवाइड बाय NP, बस इंटरेस्ट का रेट है 13, टैक्स रेट कितना था 30 ना, नहीं 12 इंटरेस्ट का रेट, ओहो इंटरेस्ट का रेट 12 है, टैक्स रेट कितना देखेंगे साथ में, 30% का टैक्स रेट है, 1 माइनस 0.30, डिवाइड करेंगे NP से, यानी नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कितना है 110 प्राइस है, कर लो कैलकुलेट, 12 इंटू 70% बेसिकली डिवाइड बाई 110 इंटू 100, ये आएगा आपका 7.63 7.64, कैसे भी ले लो इसको, 7.636%, ठीक है, ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। डन है यहाँ तक बात। मजे की बात मालूम है आपको, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रहा है सामने से ही, कितना 24% का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 24%। एक इंपॉर्टेंट बात अब मुझे को जो बतानी है, क्यों मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है वो सीखो। सर इतना इजी क्वेश्चन आपको ऐसे पिक करके नहीं देंगे, कोई रीजन है उसके पीछे, यहाँ अलग से लिख रहा हूं, आपको इच्छा होगा आपको ये चीज वहां लिखने का तो लिखोगे। केई के लिए यहाँ पे ना आपको क्या लाइन बोला था, पढ़ोगे एक बार, केई के लिए लाइन क्या बोला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, वर्ड यूज कर रहा है पता है क्या, एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड वर्ड यूज कर रहा है ना, हल्का सा यहाँ पे इसके लिए ऑल्टरनेट आंसर बनने का चांस है। अगर यहाँ पे आपको बोलता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोल देता वर्ड, तो आप क्या लेते सर, आप लेते इसको D1, तब आप क्या यूज करते सर, या तो अगर ग्रोथ रेट होता तो गॉर्डन मॉडल लगाते, ग्रोथ रेट नहीं होता तो D1 को P से डिवाइड करते, प्राइस से डिवाइड कर देते, एंड आपको क्या निकलता सर, डिविडेंड मॉडल के हिसाब से, डिविडेंड प्राइस मॉडल के हिसाब से आपको KE निकल जाता, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर,
सर यहाँ पे ना क्वेश्चन जब आपको इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेड बोल रहा है ना, ऑल्टरनेटली आप इसको पता क्या बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। सर अर्निंग्स प्राइस मॉडल भी तो होता था, तो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को अगर मैं प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा अल्टीमेटली वापस के भी आ जाएगा। तो मतलब सर बोलना चाह रहा है कि 24% को 15 लाख से इंटू करो। यस, आपको इजी करवाने के लिए बता रहा हूँ। 24 लाख इंटू 15% किया और डिवाइड करोगे किससे, 4,500 शेयर से इंटू 180। 4,500 शेयर्स इंटू 180, टोटल वैल्यू इतना आ गया। और इतना मेरे को कमाना है, तो मेरे को जो भी आंसर ये आएगा इसको सॉल्व करके जो भी आएगा 12-13% के आसपास आना चाहिए। जो भी आएगा देख लेना, जो भी इसको सॉल्व करके आता है ये आपका जो भी आंसर आएगा ये भी के ई हो सकता है। आईसीआई ने दोनों आंसर यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं एंड आंसर खुद दिए हैं सजेस्टेड में। मैंने इतना चीज देख के आपके लिए क्वेश्चन पिक किए हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडमली उठा रहे हो, नहीं। तभी मैंने आपको बोला कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आएगी ना, या तो आप इसको जैसे एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोलते हैं तो अपने ऐसे करते हैं ना, वैसे अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स की बात कर रहा है, रिटर्न की बात कर रहा है, तो आप चाहो तो ये वाला अप्रोच से भी कर सकते हो। लेकिन अपने को एक और चीज सीखा है कि अल्टीमेटली हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। उस लॉजिक से अगर जाओगे तो सर डायरेक्टली मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 24% गिवन, बात खत्म, आगे बढ़ो। समझ में आई मैं आपको, ये मेरा आंसर में तो मैंने ऐसे कर दिया। आप चाहो तो दूसरा वाला तरीका भी लिख लो और कर लो, उसको सॉल्व करके देख लेना आंसर क्या 12-13% के आसपास आएगा। डन है, ये तो हो गया। अब बताओ WACC टेबल, कैलकुलेशन ऑफ WACC का कैलकुलेशन कर लेंगे क्विकली। हाँ, WACC का कैलकुलेशन क्विकली कर लेंगे एकदम बढ़िया से। एक तो मेरा सोर्स हेडिंग देना इसमें, हाँ इसमें हेडिंग देना जरूरी है, जहाँ नहीं है मैंने बताया हुआ आपको। यहाँ पे आपका आ गया मार्केट वैल्यू, यहाँ पे आ गया वेट, यहाँ पे आ गया कॉस्ट, यहाँ पे आ गया WACC, एक आ गया इक्विटी, एक आ गया डिवेंचर। मार्केट वैल्यू निकालना है, निकाल लो। 4,500 इंटू 180, 4,500 इंटू 180, 8,10,000। ठीक है, डिवेंचर के लिए भी सेम चीज है। रिटेन अर्निंग्स क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मार्केट वैल्यू ले रहे तो ऑटोमेटिकली उसमें रिटेन अर्निंग्स घुसा हुआ है। इसका क्या है, 6,000 डिवेंचर्स इंटू 110, तो 6,60,000 हो गया ये तो। 6,000 इंटू 110 तो ये हो गया 6,60,000। डन, दोनों को जोड़ो कितना आता है, प्लस 6,60,000, 14,70,000 रुपीज, 14,70,000 टोटल। अब इसका वेट देना है 8,10,000 बाय 14,70,000, 0.55, 0.551। उसके बाद ये आ गया 1 माइनस 0.551 कर दो डायरेक्टली यार, तो इसको 0.55 कर देते हैं, ऐसे वही करेगा। ये एकदम एग्जैक्टली बन रहा है ना, तो 0.55 0.45 के साथ कर लो। ये आ गया इक्विटी का 24%। मैं नहीं जाऊंगा वो लंबे वाले अप्रोच में, मैंने इजी वाला लिया है, आपको भी ये भाएगा मुझे पता है। ये आ गया 7.636%। अब निकाल लो, तो 24 इंटू पॉइंट, MRC जीरो होना चाहिए, चेक करोगे, नहीं हो तो MRC प्रेस करके AC प्रेस करोगे, ऑल क्लियर प्रेस करोगे तो MRC जीरो हो जाएगा। ठीक है, 0.55 M प्लस 7.636 इंटू 0.45 M प्लस MRC 16.636, ये आंसर आ गया आपका 16.636%। डन है, इसको आपको कर लोगे सॉल्व, WACC इज इक्वल्स टू 16.636% आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ मेरा आंसर। चाहो तो इसको 16.64 भी कर सकते हो, आईसीआई को मेरे हिसाब से गलत नहीं करना चाहिए, वो कितना बार खुद करता है, तो आप इसको 16.64 भी कर सकते हो, 3 प्लेसेस में भी छोड़ना तो छोड़ सकते हो। डन है बात, समझ में आ गई आपको, इजी क्वेश्चन लगा सर, हाँ बहुत इजी था, तो इजी है सारे, टेंशन मत लो, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी। ठीक है, आपको कंफर्ट भी मिला, एक तरीका समझ में आया वो एक्सपेक्टेड वाला, अगर कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे घुमा सकता है क्वेश्चन आपको, तो आपको एक दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, आंसर टू क्वेश्चन 4। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4,
नवंबर 22 में लास्ट पूछा है, 4 साल होने वाले हैं, आया नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्या पता आए। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स केडी लिमिटेड। सर बैलेंस शीट देखने में नया सा लग रहा है, क्यों ऑर्डिनरी वर्ड पढ़ लिया। अरे ऑर्डिनरी क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल को ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं या कॉमन शेयर्स बोलते हैं या कॉमन इक्विटी बोलते हैं, सब एक ही है। फेस वैल्यू 10 का है, ये पता ही है, इंडिया में हमेशा 10 का फेस वैल्यू होता है, 5 लाख रुपया, यहाँ तक तो ठीक है। शेयर प्रीमियम है, ये कहाँ से आ गया, घबराना नहीं है, शेयर प्रीमियम है ठीक है। 1 लाख रुपए का शेयर प्रीमियम कंसेप्ट तो पता ही है, क्लास 11-12 में अकाउंट्स में तो सीखे थे हमने, इक्विटी इशू ऑफ शेयर चैप्टर में। रिटेन्ड प्रॉफिट्स मतलब क्या हुआ, रिटेन्ड प्रॉफिट्स या अर्निंग्स, भाई बात वही है, प्रॉफिट्स या अर्निंग्स बात तो वही है, घबराएंगे नहीं। 6 लाख है ठीक है। 8% प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू चेंज कैसे हो गया 25, कुछ भी हो सकता है फेस वैल्यू क्वेश्चन को बनाने में, तो 25 का फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर्स है तो 4 लाख ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालोगे तो क्या करोगे, 4 लाख से 25 को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे। 12% डिबेंचर का 100 का फेस वैल्यू है 6 लाख, तो मैंने नंबर ऑफ प्रेफरेंस डिबेंचर्स कितने हुए 6000, यहां तक तो ठीक है। अब आओ, द ऑर्डिनरी शेयर्स आर करेंटली प्राइस एट ₹39 एक्स डिविडेंड। सर एक्स डिविडेंड प्राइस लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, आओ रुको पर पढ़ने तो पूरा। एंड प्रेफरेंस शेयर इज प्राइस्ड एट ₹18 कम डिविडेंड, मेरे को आपको ये एक्स्ट्रा कम का कंसेप्ट बताना था, इसलिए क्वेश्चन पिक किया है। द डिबेंचर्स आर सेलिंग एट 120% एक्स इंटरेस्ट, the applicable tax rate to KD is 30%, cost of equity has been estimated at 19%, सामने से KE दे रहा है, KE सामने से दे रहा है, बोल रहा WACC निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। मैंने क्या बोला, आपको दे देगा, किस वेट पे करना दे देगा, मार्केट वैल्यू वेट्स बोल रहा है वो लेंगे, बात खत्म। अब आओ मेरे संग संग कैसे करोगे, बात समझो। सबसे पहले कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड वाला चीज क्विकली एक बार, हाँ, कम डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ भी हो, और या एक्स डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ भी हो, ठीक है। क्या होता है ये कहानी भाई, ये आज तक नहीं समझ में आया सर, इतना बार कितने लोगों ने बता दिया, कभी रजिस्टर नहीं हो, मैंने बोला रुको 2 मिनट मेरे को टाइम दो। अब कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड क्या होता है मान ली मैं आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी कंपनी है, RIL का शेयर का प्राइस कितना है पता है, ₹1500 के आसपास है, ठीक है। 1500 रुपये के आसपास रिलायंस का शेयर का प्राइस आज के दिन में चलता है, अभी तो मार्केट गिरा हुआ 1300 के आसपास चल रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड कंसेप्ट क्या, अब रिलायंस ने आया, रिलायंस के आए मुकेश अंबानी जी, उन्होंने अनाउंस किया डिविडेंड अनाउंस किया कितना रुपीज़ का मालूम है, डिविडेंड अनाउंस किया ₹15 ही बोलते हैं, 15 पर शेयर, मान लो 1% का यील्ड हो जाएगा ना, ठीक रहेगा। 15 रुपये का उन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, 1500 रुपये का शेयर का दाम है, 15 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। वो आके ना एक डेट बताया जाएगा, उनको एक्सचेंजेस को डेट बताना पड़ता है, एक्स डेट बताया जा रहा है, एक्स डेट दिया हुआ रहेगा आपको कितना, मान लो आज का डेट क्या है, आज उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो डिविडेंड का डिक्लेयर का डेट है, आज का डेट अगर है 17 मार्च, तो डिक्लेयर का डेट मानते मान ले 2 मार्च, ठीक है, और एक्स डेट मान लेते 17 मार्च आज को, ठीक है। अब ना 2 मार्च को जो रिलायंस का ये 1500 का प्राइस है डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद, ये प्राइस पता है क्या बन जाता है, ये प्राइस बन जाता है कम डिविडेंड प्राइस। अज्यूमिंग एवरीथिंग नॉर्मल, आपका 15 दिन बीत गया, रिलायंस का शेयर का प्राइस 1500 ही चल रहा है, सब चीज़ ठीक ठीक है। एक्स डिविडेंड जिस दिन आया ना, रिलायंस का शेयर का प्राइस घट के पता क्या हो जाता है, रिलायंस का शेयर का प्राइस घट के हो जाएगा 1485। 15 रुपये का जो डिविडेंड था उसका 15 रुपये का आपका प्राइस घटा देगा वो। अल्टीमेटली डिविडेंड से शेयर होल्डर को शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। वो एक बार उसको डिविडेंड का हिट पड़ा, अगेन मार्केट उसको खड़ा करके कर देगा, धीरे धीरे वापस शेयर रिकवर करके 1500 हो जाएगा, तो आपको तब 15 रुपये का कमाई दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो आपको डिविडेंड से कोई कमाई कभी नहीं होता, एक चीज हमेशा समझ के रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आया सर, ये एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कि सर जब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है बिफोर द एक्स डेट एवरी प्राइस इज द कम डिविडेंड प्राइस। जैसे ही डिविडेंड आ गया, डिविडेंड का मैंने बंटवारा कर दिया, मेरे नोट्स में ना मैंने आपको यहाँ पे मेरे डाइजेस्ट में मैंने आपको पूरा समझाया है, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का आपको पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में भी समझाया है, और दिखा दे रहा हूँ क्विकली। यहाँ पे देखोगे अगर ना, ये देखो यहाँ पे कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड का हम आपको नोट्स पूरा बना के देते हैं अच्छे से, ये मेरे नोट्स में सब चीज़ मैं दिया है एग्जाम्पल के संग, तो वो अभी नहीं चर्चा करेंगे उतना डिटेल, अभी आपको यहाँ पे क्विकली जो बता रहा हूँ कंप्लीट कर देता हूँ। तो सर जो 2 मार्च को कम डिविडेंड प्राइस है, 17 मार्च को जब आओगे तो एक्स डेट हो जाता है। एक्स डेट मतलब कि प्राइस अब मेरा जो डिविडेंड के बिना चल रहा है,
एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, विदाउट डिविडेंड, कम मतलब विथ, कम मतलब विथ, CUM कम मतलब विथ, तो विथ डिविडेंड का प्राइस एंड विदाउट डिविडेंड का प्राइस का बात करता है बस, ठीक है। अब मेरे को बताएंगे आप जब कैलकुलेट कर रहे हो शेयर प्राइस का खेला कर रहे हो, आप डिविडेंड को लेते हो, तो आप जब डिविडेंड पे कैलकुलेट करते हो तो प्राइस क्या ले रहे हो सर? सर प्राइस तो हमेशा आप पता क्या लेते हो, हमेशा प्राइस जो लिया जाता है वो एक्स प्राइस लेते हैं अपने कैलकुलेशंस में। सर डिविडेंड तो अपने बांट देते हैं ना, डिविडेंड अपने अगर बांट देते हैं तो प्राइस तो मेरा एक्स प्राइस ही बचता है उसके बाद। समझ में आई आपको मेरी बात? डन। आई होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो फिर मुझसे पूछ लेना, नहीं तो बैक करके फिर से सुनना। तो यहाँ पे 18 का ये कम प्राइस अगर दिया तो मेरे को इसको एक्स प्राइस बनाना पड़ेगा, डिविडेंड का कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेबल टैक्स रेट दे दिया, केडी दे दिया था, ये तो मैंने बता दिया, सम पढ़ ही दिया था पूरा। अच्छा ठीक है, अब आओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। WSEC निकालने का सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को WSEC निकालने का सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, कैसे करेंगे बताएंगे। स्टार्ट करता हूं एक एक करके, पहले डिविडेंड वाला चीज को ठीक करता हूं प्रेफरेंस के संग। कैलकुलेशन ऑफ एक्स डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर प्राइस, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को डिविडेंड का अमाउंट निकालना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रुपए का है? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रुपए का है सर? 8% का मेरा प्रेफरेंस का डिविडेंड का रेट है, 8% का प्रेफरेंस का डिविडेंड का रेट है, तो 25 रुपया फेस वैल्यू, तो 25 पे 8% करेंगे, ₹25 इंटू 8%, कितना 2 रुपये आता है क्या? 25 इंटू 8, हाँ 2 रुपये आएगा, ₹2 पर शेयर, ठीक है। देयरफॉर एक्स डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर प्राइस कितना हुआ? 18 माइनस 2 इज ₹16 पर शेयर। तो ये मेरे को एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस तो इसका मिल गया, ठीक है। एक चीज तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, के मेरा निकाला हुआ था। अब और क्या निकाल सकता हूं मैं? केपी निकाल लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ केपी भी कर लेते हैं क्विकली। केपी कैसे आएगा सर? प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी है आपका उस पर डिवाइड नेट प्रोसीड्स को करते हैं। यस, प्रेफरेंस डिविडेंड आया था 2 रुपया का, नेट प्रोसीड्स आपका क्या है? 16 का। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई 16 इंटू 100, 12.5% का प्रेफरेंस का केपी आ गया। इजी है। केडी निकालना, केडी भी निकाल लोगे। कैलकुलेशन ऑफ केडी, कैलकुलेशन ऑफ केडी का हेडिंग दिया पहले, उसके बाद केडी निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ केडी का मैंने पहले हेडिंग दिया एंड देन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट माय कॉस्ट ऑफ डेट। आप लोग सब मेरे संग हैं? हाँ प्लीज ध्यान से सुनना, अच्छा चीज आएगा अभी। डिवेंचर्स आर सेलिंग एट 120% एक्स इंटरेस्ट, डिवेंचर सेलिंग एट 120% एक्स इंटरेस्ट। मेरा फेस वैल्यू ये था, तो प्राइस ऑफ डिविडेंड, मार्केट प्राइस ऑफ डिविडेंड बोल रहा हूँ, डिवेंचर्स मार्केट प्राइस कितना हो गया? 120% हो गया, सिंपल। इज इक्वल्स टू 100 फेस वैल्यू था तो उसका 120% करोगे तो आएगा ₹120। डन। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस मिल गया, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, कोई रिडेम्पशन का बात तो है ही नहीं, तो आ जाओ केडी निकाल लो। केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट बाय नेट प्रोसीड्स। डन। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट का रेट है 12% का, तो मेरा इंटरेस्ट का रेट तो 12% का हो गया। इंटरेस्ट का रेट मेरा कितना है? 12% का इंटरेस्ट आएगा। समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है ना मेरी बात? यहां तक क्लियर जा रहे हैं अपने? क्योंकि मेरा कितना सर? इंटरेस्ट 12% का, फेस वैल्यू तो 100 है, तो 100 का 12% 12। उसके बाद टैक्स कितना है? 30%, 1 माइनस 0.3। कोई बच्चा का प्रेफरेंस का डिविडेंड में कंफ्यूज है ना सर? 2 रुपया कैसे हुआ? 8 रुपया क्यों नहीं हुआ? एक सेकंड सर, यहाँ पे 25 का फेस वैल्यू था, 25 का फेस वैल्यू पे 8% करेंगे। यहाँ पे मैंने 100 का फेस वैल्यू पे 12% किया, इसलिए 12 लिया है। फेस वैल्यू पे करते हैं यार, अचानक से क्या हो गया आप लोग को? क्लियर है? किसी को डाउट हो रहा है क्या बात कर रहे हो? तो 8% पे इंटू कर दो 4 लाख को,
टोटल पे निकाल लो भाई, काम भी खत्म करो, टोटल पे ही निकाल लो, काम भी खत्म करो। तो सर 4 लाख पे अगर 8% करेंगे तो क्या आएगा, 4 लाख पे 8% करेंगे, मेरा आएगा ये 32,000, 32,000 आएगा, वेरी गुड। और अब मेरे को क्या करना है सर, 4 लाख से डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स को, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे मेरे, 4 लाख से डिवाइड करूंगा 25 को तो 16,000, तो मेरा 32,000 बाय 16,000 करो तो 2 रुपए का डिविडेंड आया प्रेफरेंस, ठीक है। बात एक ही, आप कान को कैसे भी पकड़े आप, ठीक है ना। अब आपको समझना जरूरी है चीज़ों को, रटना नहीं है कि बैठ के रट रहे हैं तब गड़बड़ है। तो ये भी तो हो गया, 7% ही आएगा, ठीक है। ये भी आ गया केडी 7%। मेरे को लग रहा सब निकल गया, डब्ल्यू से निकालते हैं, कुछ बचा रहेगा तो और निकाल लेंगे, नीचे स्पेस है। डब्ल्यू से निकालते हैं सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ WACC। सोर्स आ गया आपका, यहाँ पे मार्केट वैल्यू आ गए, वेट आ गए, कॉस्ट आ गए, WACC आ गया, ठीक है। सबसे पहले आएगा इक्विटी, सबसे पहले आएगा आपका क्या, इक्विटी। इक्विटी का क्या आएगा, मार्केट वैल्यू, इक्विटी का भी तो बोला है ना, 39 का दाम बोल ही दिया है। और अब आपका नंबर ऑफ शेयर्स पता ही है, 5 लाख बाय 10, तो कर लो 39 इंटू 5 लाख डिवाइड बाय 10, तो 50,000 शेयर आया ना ये, 50,000 इंटू 39, 19,50,000 का मार्केट वैल्यू आ गया। खास बात मालूम है ना, इक्विटी का जब भी मार्केट वैल्यू निकल जाता है ना, मार्केट में जब भी निकल जाता है इक्विटी के केस में, तो शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग सब उसके अंदर घुस जाता है। आपको अलग से शेयर प्रीमियम का रिटेन अर्निंग से कोई ट्रीटमेंट करने का दरकार नहीं है, बार बार करवा रहे हैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए क्योंकि मुझे को पता है यही आएगा एग्जाम में, देख लेना आप मोस्टली, और आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए ना, इसलिए शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग से कोई अलग ट्रीटमेंट का नहीं दरकार है, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे राजा, समझ में आई मेरी बात। हाँ, तो ये आ गया, इसका कॉस्ट आपको सामने से दे रहा, 19% लिख दिया। आगे इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का भी तो प्राइस निकाला था ना ऊपर, 16 रुपये का प्राइस था प्रेफरेंस का भी, तो आ गया 16 इंटू कितना है इसके पास, 16,000 आया था ना, 16 इंटू 16,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो 16,000 इंटू 16 करो, 2,56,000, ठीक है। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी सब आपकी है। डिवेंचर, अब यहाँ पे डिवेंचर निकालेंगे, और उसका कैसे आएगा, 120% पे चल रहा था, मतलब 120 रुपया प्राइस हो गया उसका, 120 लिया था ना हमने ऊपर कैलकुलेशन में, हाँ 120 प्राइस हो गया, और नंबर कितने हैं इसके भी, तो इसके 6,000 डिवेंचर है सिर्फ, 120 इंटू 6,000, 120 इंटू 6,000, 7,20,000। अगर आपको मेरे आंसर की ये शीट्स भी चाहिए तो मेरे को बताना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मेरे को नीचे कमेंट आना चाहिए उसके लिए पहले कि हाँ सर प्लीज़ आंसर शीट भी शेयर करिए। तो ये 7,20,000 हो गया। अब आपको निकालना, इसका टोटल का जगह नहीं है, यहाँ पे टोटल लिख लेना, ठीक है। वेट निकालना, वेट निकाल लो, 19,50,000 प्लस 2,56,000 प्लस 19,50,000 ना, 29,26,000, 29,26,000 आ गया। वेट निकालेंगे 19,50 का डिवाइड 29,26,000, 0.664, 0.664। वेट को मैं हमेशा 4 प्लेसेस लेता हूँ एकदम एक्यूरेट लाने के लिए आंसर को। 29,26,000, 0.0875, 0.0875 सही कर रहे हैं कि नहीं देखना पड़ेगा ना। 7,20,000 डिवाइड बाई 29,26,000, 0.24 61, 0.2461। कभी भी डाउट हो तुरंत चेक कर लिया कि हाँ टोटल मेरा 1 आना चाहिए, मेरा टोटल 1 आ गया तीनों वेट का जोड़ के, तो मेरा आंसर राइट है। मेरा यहाँ तक का तरीका सब सही चल रहा है। प्रेफरेंस 12.5, ये 7, ये 12.5%, ये 7%। सॉल्व करो आंसर लेके आओ प्लीज़, हाँ सॉल्व करो आंसर लेके आओ, कर लोगे खुद, मैं फाइनल आंसर दे रहा हूँ। हाँ MRC को 0 किया, 19 इंटू 0.664 एम प्लस 12.5 इंटू 0.0875 एम प्लस 7 इंटू 0.2461 एम प्लस MRC 15.478 या 15.48 बोल देता हूँ।
आपका ये आ गया WACC 15.48% का। WACC इज इक्वल्स टू 15.48% आंसर। ये आपको आंसर के जैसे एग्जाम में शो भी करके आना, एक बार यहाँ लिखोगे एक बार यहाँ लिखोगे, ठीक है। समझ में आया आपको प्रेजेंटेशन? एक एक चीज क्लियर हुई? यस सर। कोई डाउट है? कोई डाउट होगा तो बताना, नीचे डिटेल्स ऑन है, आपको बताया हुआ हर बार, तो वहां से रीच आउट करोगे, आपको आंसर का कोई भी चीज का दिक्कत में होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। यहां तक एकदम क्लियर है? देख लो एक बार, किसी का छूट गया कुछ तो लिखना, देख लो अच्छे से, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कर लिया हमने। ये भी क्या एग्जाम क्वेश्चन था ना शायद, हाँ नवंबर 22 में पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं सोचो कि सर आपको एग्जाम क्वेश्चन नहीं करा रहे, सारे क्या कराएंगे आपको। अब आ जाओ एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आप देख के सोचोगे कि बाबा सर प्रीवियस से नवंबर 19 बहुत खास है मेरे दिल के, क्योंकि मैंने भी एग्जाम इसी समय दिया था। नवंबर 19 मेरे टर्म था। जुलाई 21 2 साल बाद, फिर नवंबर 23 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद 2025 बीत गया, आया नहीं है, तो 2026 में तो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से तो आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना स्टॉक मार्केट में कि यहाँ पे ऐसा अगर तोड़ा लेवल तो ये बटरफ्लाई, ये कैरामल, ये फिबोनाची बन गया, ये ऐसे ऐसे हो गया, वो सारा चीज़ हो गया, लगा के यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आने का तो 2026 में बहुत बढ़िया चांस है, ठीक है। ट्रेंड नहीं तोड़ना चाहिए इंस्टीट्यूट को अपना। नव्या, एक तो ये नव्या लिमिटेड के नाम से ना, नव्या के नाम से बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको, देखना। नव्या लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख फॉर मीटिंग इट्स मॉडर्नाइजेशन प्लान। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। इट हैज ₹3 लाख इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। बोलने का क्या रहा है, ध्यान से, हाँ एक बार क्विकली पूरा अटेंशन। अब यहाँ पे अनपैरेलल्ड अटेंशन चाहिए मेरे को। कोई भी इंस्टाग्राम चला रहा है बंद करेंगे, कोई भी व्हाट्सएप चला रहा है बंद करेंगे, सोशल मीडिया चल रहा है बंद होना चाहिए। अब मैं और आप, केवल हम और आप बात कर रहे हैं, पूरी मेरे को देखो आंख से आंख मिला के, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, पढ़ना में कला है, क्वेश्चन को रीड करना कला है। सर 10 लाख का पैसा चाहिए उसको, क्या सर 10 लाख का रिक्वायरमेंट है, नीड है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। 10 लाख रिक्वायर्ड है, 10 रिक्वायर्ड है। खास बात नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है 3 लाख इन द फॉर्म ऑफ रिटेन, उसके पास अवेलेबल था। कोई बच्चा इसको स्किप नहीं करे, मिट जा भाई। हाँ 10 लाख में से 3 लाख उसके पास अवेलेबल है, तो 3 उसके पास क्या है, अवेलेबल है। सर उसको एडिशनल कितना चाहिए, एडिशनल चाहिए 7 लाख ओनली। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ पहले बात तो यही बताएंगे। सर ऊपर बोल रहा है मॉडर्नाइजेशन करना है, फिर बोल रहा है 3 लाख है ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मॉडर्नाइजेशन करना मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट ही तो करना है, और क्या। फॉलोइंग आर द फर्दर डिटेल्स। उसका डेट इक्विटी मिक्स है, बहुत ध्यान से देखते चलना। 40% 60%, मतलब सर बोल रहा है 10 लाख का जो कैपिटल है ना, उसका डेट इक्विटी मिक्स है क्या, 40% 60% का। 4 लाख का डेट होगा, 6 लाख का कितना होगा भाई, इक्विटी होगा। 4 लाख का डेट होगा एंड 6 लाख का इक्विटी होगा। जी समझ में आया आपको? समझ रहे हैं कि नहीं जी? आप बताइएंगे कि हाँ सर हम समझ रहे हैं। सर डेट इक्विटी मिक्स ये किसका बात कर रहा है, अब ये बात कर रहा है आपको 10 लाख के लिए। क्लियर हुई? 4 लाख का मेरा होगा डेट, 6 लाख का होगा इक्विटी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट बोल रहा है बिफोर टैक्स, मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट कितना है। अच्छा यहाँ पे मिस हो गया, इंटरेस्ट रेट आना चाहिए था। अच्छा नहीं, अच्छा ये हेडिंग है, सॉरी, नीचे दिया हुआ इंटरेस्ट रेट के लिए ब्रेकअप। अप टू ₹1,80,000 का 10% है, एंड बियॉन्ड 1,80,000 का क्या है, 16% है। ये मिस नहीं हुआ सर, ये आपको हेडिंग बना के दिया है। अब बोल रहा है 1,80,000 तक अगर रेस करोगे ना, मेरे को कितना चाहिए, 4 लाख। 4 लाख में मतलब 1,80,000 का इतना, अभी जो क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वही वाला लॉजिक, बात के लिए इतना, ठीक है। ईपीएस दिया ₹4 का, पे आउट दिया ₹2 का, ग्रोथ दे दिया, प्राइस दे दिया। सर मेरे को पता है गॉर्डन मॉडल लगाएगा। अब रिक्वायर्ड क्या बोल रहा है, ध्यान से। पहला रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। आपको पैटर्न निकाल के देने बोला एडिशनल फाइनेंस रेज करने का, कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज में आएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आंसर टू क्वेश्चन 5, आधी घंटा लगेगा, कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आधी घंटा तक लगेगा, 2 घंटे के अंदर अंदर टारगेट करके क्लास खत्म कर देंगे। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हो रहा है देखेंगे ध्यान से। हाँ सारा चीज क्लियर चल रहे हैं। डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल बोला ना, ठीक है। और सबसे पहला ए, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट कितना है,
10 लाख था कि करोड़ था? 10 लाख था। इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट कितना चाहिए? 10 लाख का, ठीक है। डेट इक्विटी मिक्स कितना है क्वेश्चन में बोला है? 40% 60% का है ना। देयरफॉर 40% 60% का डेट इक्विटी मिक्स दिया है। देयरफॉर डेट इज इक्वल्स टू 10 lakhs इंटू 40%, यानी ₹4 lakhs। 4 लाख का डेट हुआ। इक्विटी कितना होगा? इक्विटी होगा 10 लाख का 60%, यानी ₹6 लाख का, यानी क्या है? 6 लाख का मेरा इक्विटी है, 4 लाख का मेरा डेट है, 6 लाख का मेरा इक्विटी है। यहां तक अपने साथ में है, यहां तक अपने साथ में है। 4 लाख का इक्विटी निकल रहा है, 6 लाख का 4 लाख का डेट निकल रहा है, 6 लाख का इक्विटी निकल रहा है। अब एक टेबल बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं मैं? बनाना चाह रहा हूं, देखो। कैपिटल स्ट्रक्चर का पैटर्न, कैपिटल स्ट्रक्चर का पैटर्न कैसा दिखेगा, ठीक है। आपको बोला है रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है 3 लाख का। तो एडिशनल कैपिटल रेस कितना का होगा? कैपिटल रेस सर 6 लाख चाहिए था टोटल इक्विटी में, 3 लाख का रिटेन अर्निंग्स में है, तो 3 लाख एडिशनल होगा। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं? 3 लाख वाला चीज का ट्रीटमेंट सही से समझ नहीं पाते हैं। डेट इक्विटी मिक्स जो है ना 40% 60%, ये किस पे बोल रहे हैं ये क्लियर नहीं होता उनको। तो ये दोनों चीज का मेन डाउट है, बाकी क्वेश्चनों के रस नहीं है, मुझे मालूम, बाकी आप कर लोगे समझ में। एडिशनल कैपिटल कितना चाहिए लिख देता हूं आपके लिए, 6 लाख माइनस 3 लाख, तो यानी 3 लाख का एडिशनल इक्विटी रेस करना है, 3 लाख का एडिशनल इक्विटी रेस करना है। डन। डेट, अब डेट के लिए क्या है? अप टू ₹1,80,000, अप टू ₹1,80,000 डेट को क्या बोलूंगा? 10% अप टू, ऐसे बोलता हूँ ना, रुको। डेट के लिए यहाँ पे 10% अप टू 1,80,000, ये आ गया 1,80,000, यानी रुको रुको रुको, सॉरी 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 सॉरी, 10% डेट कर दो ना, 10% डेट कर दो, इसको 1,80,000 यहाँ लिख दो, ज़्यादा सही लगेगा देखने में। और एक और है 16%, ठीक है। 16% डेट है। अब ये कैसे आएगा? था टोटल था 4 लाख, माइनस कर दो 1,80,000 ऊपर वाला, तो ये बचा कितना? 2,20,000 ना, 2,20,000। ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली कैसा दिखेगा। ये अब इसका आपको मार्क्स है, ये किया मैंने आपको ऐसे टाइम पास के लिए नहीं है, ये मार्क्स लेने के लिए किया है। बाकायदा क्वेश्चन बोल रहा है ना भाई कि डिटरमाइन द पैटर्न, तो इनका ना डिटरमाइन, क्या दिक्कत है? कर दिया, ठीक है, डन। आ जाओ पार्ट बी में। ए है का हेडिंग दिया था, ए हमने लिखा था, बी में आएंगे अब। अच्छा सर एक बात बताओ, हमको ना ए भी नया पेज से करना है, बी भी नया पेज से करना है क्या? नहीं 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 नहीं, सिर्फ आंसर को मेन स्टार्ट नया पेज से करना है। बी को भी नया पेज से कर सकते हो, अगर जगह यहां तक खत्म हो जाए तो 3 लाइन के लिए बी मत स्टार्ट करना। समझ में आई ना मेरी बात? तब आप नया पेज में जाओगे और यहां से बी लिख के स्टार्ट कर देना। ये तो बेसिक है लेकिन बताना पड़ता है यार, क्या बोले। चलो ठीक है। कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, ठीक है। तो अब आप निकालना केडी, बहुत इजी है, केडी निकाल लो। केडी कैसे निकलेगा सर? 1,80,000 पे 10% प्लस 2,20,000 पे 16%, ये आ गया, डिवाइड होगा किससे बताओ? अभी हमने ऊपर किया 4 लाख से। सर नॉर्मल वेटेड एवरेज कर रहे हैं इसमें भी, इसका ये भी क्या हो रहा है? अल्टीमेटली वेटेड एवरेज हो रहा है। 10% पे 1,80,000 के, 1,80,000 पे 10% के हिसाब से, 2,20,000 पे 16% के हिसाब से, ठीक है। अब इसको पोस्ट टैक्स करना, टैक्स रेट कितना है? 50% का, 1 माइनस 0.5, बस सॉल्व करेंगे फटाफट एकदम। सर ये तो 18,000 आएगा, ये तो मेरे को पता है। एमआरसी जीरो कर लो भाई पहले, 18 एमआरसी जीरो करना हमेशा ज़रूरी है, ठीक है, वरना यूज़ मत करो आप लोग इतना, अगर एप्ट नहीं हुआ अभी तक तो, आपकी लगे कंफर्ट नहीं आया तो।
तो 1,80,000 पे 10% मेरा एम प्लस, 2,20,000 पे 16% पे एम प्लस, MRC पे डिवाइड करेंगे 4,00,000 को, इंटू 100 करेंगे, इंटू 50% करेंगे, 6.65 आया KD। यही बोला था बस। अब BC क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करना रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भाई बात एक ही है, दोनों तो अलग थोड़ी ना होता है। C आएंगे, कैलकुलेशन ऑफ KE एंड KR, यही बोल रहे हैं। KE एंड KR अपना स्टैंडर्ड वर्ड्स है, यूज करते हैं एग्जाम में। KE KR के लिए क्या यूज करना है, गॉर्डन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन लिख लो, वी नो KE is equals to KR, therefore KE is equals to D1 by P0 plus G। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा है ये लाइन, ताकि मैं एक बार में आंसर निकाल के लास्ट में दोनों को लिख दूंगा कि हाँ दोनों का आंसर यही है, ठीक है। तो अब D1 कैसे आएगा, डिविडेंड अर्निंग्स है मेरा 4, पे आउट है रुपीज, अच्छा पे आउट दे दिया तो मेरा 2 रुपये का, तो D0 है ये। कभी भी कुछ ना दिया हो D0 रहेगा नॉर्मली, अगर डिविडेंड पे आउट है तो D0। अगेन अगर डाउट आता है D0 D1 कब लेना, सब समझ नहीं आता है, तो अगर क्वेश्चन में आपको वर्ड्स यूज करके देगा लास्ट, करंट, पास्ट, प्रीवियस, इमीडिएट, कुछ नहीं बोला और आगे ग्रोथ रेट भी दिया है अगर, तो भी मान लेंगे अपने क्या, D0। समझ में आई। डिविडेंड डिसीजन जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको एक लाइन बोलूंगा, उस समय जाके, अभी बस बता रहा हूं क्या बोलूंगा उस दिन मैं आपको, कि सर वहां पे जितना भी डिविडेंड होता है वो D1 होता है, उस दिन बोलूंगा, आज नहीं बोल रहा ये बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए नहीं बोल रहा। यहां पे आपको अगर हिंट देगा ये सारा तो D0 है, D1 बनाएंगे उसका, नहीं दे रहा कोई भी हिंट आपको तो भैया अपने को उसको D0 ही मानना है। ये वाला केस में अगर कुछ नहीं बोला और ग्रोथ रेट दिया हुआ है, पे आउट बोल रहा है सिर्फ, तो D0 ही है वो। क्लियर है, हाँ कोई झगड़ा नहीं करेगा, ये सब चीज के लिए झगड़ा करते हैं ना, पसंद नहीं आता है, टेक्निकल बात में झगड़ा करो ना, क्या बच्चा वाला चीज है ये सब। ठीक है, तो पे आउट आ गया ना, तो ये अब आएगा 2 रुपये का डिविडेंड है, इस पे ग्रोथ रेट दिया हुआ होगा, दिया हुआ है 10% का, लगाएंगे 1.10, प्राइस दिया हुआ होना चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगा प्राइस, प्राइस दिया हुआ है 44, पुट करते चलो, ग्रोथ रेट बताइए 10% का है, निकाल लो D1 हो गया, सॉरी निकाल लो KE। तो ये आ गया 2 + 10% डिवाइड बाई 44 इंटू 100 + 10 इज इक्वल्स टू, क्या यार सॉरी, 2 + 10% डिवाइड बाई 44 इंटू 100 + 10 ना, हाँ 15%, ये आ गया 15%। डन, KE, therefore KE इज इक्वल्स टू KR इज इक्वल्स टू 15%, बात खत्म, आगे बढ़ो। लास्ट, डिटरमाइन द ओवरऑल वेट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, ठीक है, WAC से निकालने बोला लास्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट इज D। कैलकुलेशन ऑफ WACC इजी है, सोर्स आपका है इक्विटी, आपका है डेट, बस दो ही सोर्स है। सर पूरा क्वेश्चन ब्लैक से क्यों कर रहे हो, लो ब्लू कर देते हैं। सोर्स आ गया, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे डिटरमाइन द WACC निकालने बोला है, और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया है मार्केट वैल्यू लेना है बुक वैल्यू लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, आपको लेना तो 6,00,000 4,00,000 ही है ना, तो आपको जैसे भी करो बात आपका अल्टीमेटली वही है, ये 6,00,000 4,00,000 ही होगा। नया कैपिटल रेस कर रहे हो ना, एडिशनल कैपिटल है, हाँ सॉरी एडिशनल कैपिटल रेस कर रहे हो तो आपको सर 6,00,000 4,00,000 ही लेना है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का कोई डिबेट ही नहीं है। आज अगर मैं एडिशनल रेस कर रहा हूँ 10,00,000 रुपए, तो आज 6,00,000 का वैल्यू बुक्स में भी 6,00,000 है, मार्केट में भी 6,00,000 है, जो आपको मार्जिनल कैपिटल में सिखाया था मैंने, ये अल्टीमेटली एडिशनल कैपिटल मतलब क्या, मार्जिनल कैपिटल ही हुआ। मार्जिनल वर्ड का मतलब तो स्कूल से सीखा था ना, एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, याद है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ करता था, ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि सर जैसे जैसे हम नया नया यूनिट कंज्यूम करते हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारा अच्छापन जो हमको लगता था वो घटते चला जाता है, दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या 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 बोल रहे हो। सोर्स आ गया, उसके बाद आ गया नेक्स्ट अमाउंट, इक्विटी के लिए तो पता है 6,00,000 था, रुक जाओ, वेट, कॉस्ट, फिर आ गया WACC, इक्विटी के लिए पता है 6,00,000 है, इसके लिए पता है 4,00,000 है,
इसके लिए पता है 0.60, इसका 0.40, इसका 15% का कॉस्ट और उसका 6.65% का कॉस्ट। तो एग्जाम में रॉकेट के जैसे करना है, समझ रहे हो, एकदम स्पीड होना चाहिए, ऐसा कि लगे हा, मज़ा ही आ गया। तो इसको करोगे तो 6.65 इंटू 0.4 प्लस 9, 11.66% आंसर। ये है WACC आंसर। क्या है WACC इज इक्वल्स टू 11.66%। समझ में आई? डन। गोला नहीं बना के आना यार, मैंने तो आपको ऐसे जोश में बना दिया अभी गोला, ऐसे गोला नहीं बना के आना है, ठीक है। ये क्लियरली प्रेजेंटेशन के साथ आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। बड़ा अच्छा तरीके से मैंने आपको बताया है कि एक एक चीज़, एक एक पेचीदा पॉइंट क्या क्या हो सकता है, कहाँ गलती करते हो, कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए, कैसे स्पीड बढ़ाना चाहिए, कितने फॉर्मूला लिखने हैं, हर चीज़ के संग आपको कराया। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सर हमारे, कितना फास्ट, कितने अच्छे तरीके से। हमने एग्जाम क्वेश्चंस भी किए, RTP, PYQs और ऑब्वियसली MTP के क्वेश्चंस भी थे। तो आपको समझ में आना चाहिए सर, डिफिकल्ट एकदम भी नहीं है, प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर मैं समझ के कर लूँ, सर ने जो बताया एक एक चीज़ मेरे को क्लियर हो जाए तो मैं आराम से क्लियर कर जाऊंगा। सर कितने लोग हैं, कितनी सारी डिफिकल्टीज़ के संग पढ़ लेते हैं, सर हम कहाँ पीछे रह जाएंगे। हमको भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना है, हमको भी चीज़ों को सीखना है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? वीडियो को एंड करते हैं, मिलूंगा मैं आपसे कल रेशियोज अपने पढ़ेंगे, उसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप प्लीज़, आपकी बेनिफिट इन क्लासेस से, इस बैचेस से तब होगी जब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे। आपको वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई, तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के संग इसको शेयर ज़रूर करना। और मैं आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए शेयर, कोई भी क्वेरी आपको मालूम है क्या करना है, कॉन्टैक्ट ASAP। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ। मिलेंगे कल आपसे, टाटा बाय बाय।